दोस्तों दोपहर के 3 बज रहे थे और राहुल का सब कुछ दांव पर लगा था। वो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसा था जहां उसके सारे बिजनेस मॉडल्स फेल हो गए थे। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ऐसी मेमोरी फ्लैश हुई जो एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट अपने स्कूल के दिनों में रट्टा मारकर भूल जाता है। एक ऐसा सिंपल साइंस का लॉ जिसने उसे करोड़पति बना दिया। कैसे? कैसे एक आम किताब जिसे 99% इंडियन यूथ हेट करते हैं, जिसे वो एक बोझ समझते हैं, उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम छुपा हुआ है। बचपन से हमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताबें पढ़ाई गईं। हमें सिखाया गया कि इन फॉर्मूले को रट लो ताकि एग्जाम में मार्क्स आएं और एक सेफ जॉब मिल सके। लेकिन ठीक उसी वक्त दुनिया के टॉप 1% लोग, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और चार्ली मंगर, इन्हीं स्कूल टेक्स्ट बुक्स को बिजनेस और लाइफ का हथियार बना रहे थे। आज इस 10 पार्ट मास्टर क्लास में मैं आपको एक स्कूल टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक लाइफ हैकर की तरह पढ़ाने आया हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 8th स्टैंडर्ड की फिजिक्स आपको अमीर बना सकती है, कैसे 10th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी आपको दुश्मन को हराना सिखाती है, और कैसे 12th स्टैंडर्ड और आईआईटी लेवल की थर्मोडायनामिक्स बताती है कि आपका 90% हार्डवर्क वेस्ट क्यों हो रहा है। आपने स्कूल की किताबें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ी थी। आज हम उन किताबों का एक्सरे करेंगे, और मैं वादा करता हूं इस वीडियो के आखिरी मिनट तक आप उस पुरानी धूल खाई हुई एनसीईआरटी की किताब को उठाकर उसमें अपने सक्सेसफुल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट ढूंढने लगेंगे। क्लास इज इन सेशन। दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए। द फिजिक्स ऑफ मोमेंटम, व्हाई द रिच गेट रिचर। आप सबसे पहला सवाल पूछते हैं, भाई मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं वहीं का वहीं क्यों रहता हूं, और जो अमीर है वो बिना मेहनत की और अमीर क्यों होता जा रहा है? हाँ, आप इकोनॉमिक्स की किताबें छान मारते हैं, लेकिन इसका जवाब आपकी क्लास 8th की फिजिक्स बुक के चैप्टर 9 में ठीक आपकी आंखों के सामने लिखा था। सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। आपने इसे एग्जाम में लिखा, 5 मार्क्स मिले और आप भूल गए। लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल हैक देखिए। लाइफ में आपका बैंक अकाउंट, आपकी फिटनेस और आपका करियर एक ऑब्जेक्ट है। गरीबी या फेलियर एक ऐसी रुकी हुई गाड़ी है जिसका मास बहुत ज्यादा है। जब आप अपनी लाइफ में पहली बार कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई नया हैबिट शुरू करते हैं, तो आपको लगता है, यार इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, रुकी हुई चीज को हिलाने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए 100x ज्यादा फोर्स लगती है। लेकिन एक बार जब वो गाड़ी चल पड़ती है, तब लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि बहुत कम होता है। अमीर इंसान को और अमीर बनने में मेहनत नहीं लगती, क्योंकि उसकी गाड़ी ऑलरेडी चल रही है। उसकी दौलत का मोमेंटम उसे आगे ढकेल रहा है। द साइकोलॉजिकल हैक फॉर द यूथ। जब आप कोई नया काम शुरू करें और थक कर क्विट करने का सोचें, तो अपने आप से एक बात बोलिए, मैं फेल नहीं हो रहा हूं, मैं सिर्फ लॉ ऑफ इनर्शिया से लड़ रहा हूं। मेरा 90% एफर्ट अभी सिर्फ पत्थर को हिलाने में जा रहा है। अगर आपने शुरुआत के उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया, तो आगे का रास्ता ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। यूनिवर्स चलती हुई चीज को रोकना पसंद नहीं करता। द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, द स्पार्क। अब आप कहेंगे, सर न्यूटन का लॉ तो समझ गया कि रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, पर उस रुकी हुई चीज को हिलाने का वो पहला धक्का कहां से लाऊं? मुझ में मोटिवेशन ही नहीं है। फिजिक्स यहां रुक जाती है। पर तभी क्लास 11th की केमिस्ट्री आपके दिमाग के दरवाजे तोड़ती है। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी। लकड़ी के अंदर आग पैदा करने की ताकत पहले से है। आपके अंदर करोड़पति बनने का पोटेंशियल पहले से है। लेकिन क्या लकड़ी अपने आप जलने लगती है? नहीं, उसे एक एक्सटर्नल स्पार्क चाहिए। एक बार वो चिंगारी मिल जाए तो लकड़ी अपनी खुद की एनर्जी रिलीज करने लगती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और फिर उसे बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इंडियन यूथ हमेशा यूट्यूब पर मोटिवेशन ढूंढता है, मुझे आग लगा दो। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि बड़ी सक्सेस के लिए आपको हमेशा मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए। आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है? अपने दिमाग को बोलिए, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ 5 मिनट। ये आपकी मैथ स्टिक है। जैसे ही आप 5 मिनट किताब खोलते हैं, आपकी बॉडी का इंटरनल स्टेट चेंज हो जाता है। आपका दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है और आप बिना रुके 2 घंटे पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री हमें सिखाती है कि इंसान का दिमाग एक्शन के पहले आलसी होता है, पर एक्शन के बाद वो एक पावर हाउस बन जाता है। द 5 मिनट रूल इज लिटरली ड्रिवन बाय बेसिक केमिस्ट्री। द ओपन लूप, द केओस ऑफ एंट्रोपी। आपने पहला धक्का मार लिया, आपने गाड़ी चला दी, आप मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी लाइफ सेट लग रही है।
लेकिन फिर एक ऐसी चीज होती है जो 99% लोगों को बर्बाद कर देती है। आपके दोस्त धोखा दे देते हैं, मार्केट क्रैश हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको लगता है मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, किस्मत खराब है। लेकिन दोस्तों, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है जिसे इंजीनियरिंग के बच्चे सबसे ज्यादा डर के पढ़ते हैं। आईआईटी लेवल फिजिक्स, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी। पैनिक होते हुए फिजिक्स कहती है कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज अपने आप बर्बादी और कियोस की तरफ जा रही है। अगर आप एक कमरे को साफ करके छोड़ दें तो 10 दिन बाद वो अपने आप गंदा हो जाएगा, आपको उसे गंदा करने की जरूरत नहीं है। द नेचुरल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज केओस। अगर आप अपनी लाइफ को लगातार एनर्जी नहीं देंगे तो एंट्रोपी उसे ऑटोमेटिकली तबाह कर देगी। जिंदगी आसान होने के लिए नहीं बनी है, यूनिवर्स का डिजाइन ही ऐसा है कि वो आपके एम्पायर को तोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन इस एंट्रोपी को एक हथियार में कैसे बदला जाए? कैसे इस केओस के अंदर एक ऐसी बायोलॉजी की ट्रिक लगाई जाए जो आपको ना सिर्फ बचाए बल्कि दुश्मन से 100x ज्यादा ताकतवर बना दे? दोस्तों, इस पार्ट 1 में हमने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक छोटा सा पर्दा हटाया है। हमने सीखा है कि इनर्शिया की जंजीरों को कैसे तोड़ना है और एक्टिवेशन एनर्जी के स्पार्क से अपने इंजन को कैसे स्टार्ट करना है। लेकिन आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब आप उस जंगल में घुस चुके हैं जहां शिकारी घूम रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके एग्जाम्स का प्रेशर, आपके बॉस का टॉर्चर। जब लाइफ आपको तबाह करने की कोशिश करती है तब फिजिक्स और केमिस्ट्री फेल हो जाते हैं। तब आपको जरूरत होती है बायोलॉजी की। पार्ट 2 में हम उठाएंगे 10th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हम सीखेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का असली मतलब ताकतवर होना नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि स्ट्रांग लोग जीतते हैं। अगर स्ट्रांग लोग जीतते तो डायनासोर आज जिंदा होते और इंसान खत्म हो चुके होते। मैं आपको दिखाऊंगा कि बायोलॉजी की उस एक लाइन ने कैसे नोकिया जैसी कंपनी को जीरो पर ला दिया और एप्पल को $1 ट्रिलियन एम्पायर बना दिया। आपका स्कूल का बैग एक सिंपल थैला नहीं है, वो टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट है। बस आपको उसके बटन्स दबाने नहीं आते। तैयार रहिएगा, द रियल एवोल्यूशन बिगिंस इन पार्ट 2 एंड लेट्स बिगिन इट। द टीयर्स ऑफ अ जायंट एंड द 2013 डिजास्टर। दोस्तों, हमने कुछ गलत नहीं किया, पर हम हार गए। जब आप इस लाइन को सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा था, जिसकी फोन्स पत्थर यानी स्टोन की तरह मजबूत थे, जिसके पास दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स थे, वो कंपनी अचानक खत्म कैसे हो गई? नोकिया ने सच में कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बेस्ट फोन्स बनाए, लेकिन उनसे एक ऐसी बायोलॉजिकल मिस्टेक हुई जिसका लेसन आपकी क्लास 10th की साइंस यानी बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ था। हमें लगता है स्कूल की किताबें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए होती हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स यानी एप्पल उस बायोलॉजी की किताब का असली मतलब समझ चुके थे और नोकिया उस किताब को भूल चुका था। पार्ट 1 में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री से अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी, इनर्शिया को तोड़ा था। लेकिन जब आप रियल दुनिया यानी मार्केट, करियर या लाइफ में आते हैं तो वहां आप अकेले नहीं हैं। वहां शिकारी घूम रहे हैं, वहां कंपटीशन है, वहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब खाने के लिए तैयार बैठा है। आज इस पार्ट 2 में हम बायोलॉजी को एक हथियार, वेपन बनाएंगे। मैं आज आपको एक ऐसा झूठ बताऊंगा जो आपको बचपन से सिखाया गया है। एक ऐसा झूठ जिसकी वजह से 90% हार्ड वर्किंग लोग आगे जाकर फेल हो जाते हैं। आपको लगता है स्ट्रांग लोग जीतते हैं? अगर स्ट्रांग लोग जीतते तो डायनासोर्स आज जिंदा होते। चलिए, आपके दिमाग का एवोल्यूशन शुरू करते हैं। चार्ल्स डार्विन एंड द बिगेस्ट लाई इन ह्यूमन हिस्ट्री। स्कूल में आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना था, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और उस थ्योरी को समझाने के लिए एक लाइन का यूज किया गया था जो पूरी दुनिया में फेमस हो गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप किसी भी आम इंडियन यूथ से पूछिए कि इसका मतलब क्या है। वो कहेगा जो सबसे फिट है, जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे बड़ा है, वही बचेगा। जिम जाने वाले इसे मसल्स से जोड़ते हैं, बिजनेस वाले इसे पैसे से जोड़ते हैं, स्टूडेंट्स इसे 14 घंटे पढ़ने की ताकत से जोड़ते हैं। लेकिन डार्विन ने ऐसा कभी नहीं कहा। बायोलॉजी में फिटेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता। बायोलॉजी में फिटेस्ट का मतलब होता है मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज, जो बदलाव के हिसाब से खुद को सबसे जल्दी ढाल सके। ये दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। डायनासोर सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे, उनके पास ताकत की कोई कमी नहीं थी,
लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मीटियोर गिरा, ठंड आई, तो उनका बॉडी उस नए एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट यानी बदल नहीं पाया। उनकी ताकत ही उनकी मौत बन गई। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे मैमल्स जैसे चूहे, जिनके पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, उन्होंने खुद को जमीन के अंदर छुपना सिखा लिया। उन्होंने अपने खाने का तरीका बदल लिया। वो अडैप्ट कर गए। और आज हम इंसान उन्हीं की वजह से जिंदा हैं। द नोकिया सिंड्रोम एंड द AQ, अडेप्टेबिलिटी कोशेंट। नोकिया बिजनेस दुनिया का डायनासोर था। उनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, सबसे बड़ी फैक्ट्रीज थी, वो स्ट्रांग थे। लेकिन 2007 में एक मीटियोर गिरा। उसका नाम था आईफोन, यानी टच स्क्रीन स्मार्टफोन। दुनिया अचानक फोन से सिर्फ कॉल नहीं करना चाहती थी, उन्हें इंटरनेट चलाना था, एप्स यूज करने थे। नोकिया ने अडैप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा हम तो सबसे ताकतवर हैं, हम अपना पुराना कीपैड वाला फोन ही बनाएंगे, बस और अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। उनकी स्ट्रेंथ ने उन्हें अंधा यानी ब्लाइंड कर दिया था। और देखते ही देखते $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री तबाह हो गई। द साइकोलॉजिकल हैक फॉर द यूथ। हमें सोसाइटी सिखाते आई है IQ बढ़ाओ। थोड़े टाइम बाद लोग कहने लगे EQ बढ़ाओ। लेकिन टॉप 1% बिलियनर्स सिर्फ एक मैट्रिक पर जीते हैं, AQ, अडेप्टेबिलिटी कोशेंट। आप आज दिन रात मेहनत करके एक स्किल सीख रहे हैं। मान लीजिए आप C++ कोडिंग सीख रहे हैं या कोई डेटा एंट्री का काम सीख रहे हैं। आप दिन में 12 घंटे काम करते हैं, आप स्ट्रांग बन रहे हैं। लेकिन कल सुबह चैट जीपीटी का एक नया वर्जन आता है और वो आपकी जॉब को 10 सेकंड में फ्री में करने लगता है। एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब अगर आप रोएंगे और कहेंगे कि मैं तो इतनी मेहनत करता था, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे जॉब से क्यों निकाला? बायोलॉजी आपसे कहेगी क्योंकि तुम डायनासोर बन गए थे। आपको हार्ड वर्क पर घमंड नहीं करना है, आपको एक कॉकरोच बनना है। न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बाद भी कॉकरोच जिंदा बचता है क्योंकि वो तुरंत अडेप्ट कर लेता है। अगर AI आता है तो रोना बंद करो और AI को चलाना सीख लो। एनवायरनमेंट जैसा डिमांड करे, अपना रूप वैसा बदल लो। द 10th ग्रेड बायोलॉजी बुक इज स्क्रीमिंग एट यू, अडेप्ट और डाई, बदलो या मर जाओ। द ओपन लूप, द प्रेडिटर वर्सेस द पैरासाइट। आपने खुद को बदल लिया, आप अडेप्टेबल बन गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एवोल्यूशन ने एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट बनाया है, इकोलॉजी, यानी जीव परिस्थितिकी। आप बिजनेस में, जॉब में या रिलेशनशिप्स में जिन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बायोलॉजी उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट देती है। हमें लगता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारे सामने खड़ा होकर हमसे लड़ता है, द प्रेडिटर, शेर, जैसे आपका डायरेक्ट कंपेटिटर, या वो बॉस जो आपको सबके सामने डांटता है। लेकिन बायोलॉजी कहती है कि प्रेडिटर से बचना आसान है। आप उसे देख सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं या भाग सकते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो आपको साइलेंटली अंदर से खोखला कर देता है, वो प्रेडिटर नहीं होता, वो होता है द पैरासाइट, परजीवी। क्लास 12th बायोलॉजी, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। किताबी भाषा यानी थियोरेटिकल, parasitism is a relationship between two species of plants or animals in which one benefits at the expense of the other, sometimes without killing the host organism. यानी ऐसा रिश्ता जिसमें एक जीव दूसरे का खून चूसता है और फायदा उठाता है, पर उसे तुरंत मारता नहीं है ताकि फायदा मिलता रहे। द रियल लाइफ एग्जीक्यूशन। आपकी लाइफ में पैरासाइट्स कौन हैं? ये वो दोस्त हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो हमेशा आपसे फ्री में काम करवाते हैं। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं जहां सामने वाला आपकी इमोशनल एनर्जी खून चूस रहा है, पर आपको छोड़ता भी नहीं है ताकि आपका यूज करता रहे। अगर आप किसी पैरासाइट के साथ जुड़ गए हैं, तो आप कितने भी अडेप्टेबल यानी फिट क्यों ना हो, आपकी सक्सेस का सारा न्यूट्रिशन वो पैरासाइट खा जाएगा। अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में किस रिलेशन को ढूंढते हैं? बायोलॉजी उसे कहती है म्यूचुअलिज्म, यानी सहजीविता। ऐसा रिश्ता जहां दोनों का फायदा हो, विन विन सिचुएशन, प्लस प्लस इंटरैक्शन। जैसे एक शार्क और उसके साथ तैरने वाली छोटी फिश रिमोरा। छोटी फिश शार्क के दांत साफ करती है, यानी शार्क को सफाई मिलती है और बदले में उस छोटी फिश को खाना और प्रोटेक्शन मिलता है। टॉप 1% फाउंडर्स और क्रिएटर्स हमेशा म्यूचुअलिस्टिक नेटवर्क्स बनाते हैं। तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपने सिर्फ डेफिनेशन रटी थी, पर असल में ये बायोलॉजी का चैप्टर दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स था।
जो इंसान अपने आसपास के पैरासाइट्स को पहचान कर उन्हें काट देता है और म्यूचुअलिज्म वाले रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है, उसका एम्पायर कभी कोलैप्स नहीं होता। दोस्तों, इस पार्ट 2 में हमने अपना बायोलॉजिकल आर्मर यानी जैविक कवच पहन लिया है। आपने इनर्शिया तोड़ दिया, फिजिक्स। आपने डायनासोर ट्रैप से बचना सीख लिया और अडेप्ट करना सीख लिया, बायोलॉजी। आपने अपने पैरासाइट्स को एलिमिनेट कर दिया। अब आप एक परफेक्ट सर्वाइवल मशीन बन चुके हैं। आप सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन सर्वाइव करना और स्केल करना यानी दुनिया पर राज करना दो अलग बातें हैं। आप 1 लाख रुपए महीना कमाकर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ का एम्पायर बनाने के लिए फिजिक्स और बायोलॉजी कम पड़ जाते हैं। वहां आपको जरूरत होती है ब्रह्मांड की भाषा की, एक ऐसी भाषा जिसे नेचर और पैसा दोनों समझते हैं, मैथमेटिक्स। आपने स्कूल में अलजेब्रा और कैलकुलस पढ़ा था। आप हमेशा पूछते थे, सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में क्या यूज है? क्या मैं सब्जी वाले को dy/dx बोलकर आलू खरीदूंगा? आपको पता नहीं है, पर दुनिया के सारे हेज फंड्स, स्टॉक मार्केट टाइकून्स और टेक बिलियनर्स उसी dy/dx का यूज करके आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। पार्ट 3 में हम उठाएंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स। हम समझेंगे द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और हम एक ऐसी मैथमेटिकल रियलिटी खोलेंगे जो बताएगी कि क्यों आपका लीनियर हार्डवर्क यानी 1 घंटा काम बराबर 100 रुपए आपको जिंदगी भर गरीब ही रखेगा। अमीर बनने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझना होगा। अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले पार्ट में हम मेहनत को मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में बदलना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3, द 1 रुपी मिस्टेक एंड द 53 करोड़ लॉस। दोस्तों, यहाँ थोड़े कैलकुलेशंस हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से स्क्रीन में देखें। दोस्तों, रात के 11:30 बज रहे थे और अमन ने अपनी जिंदगी का सबसे सेफ और सबसे लॉजिकल डिसीजन लिया। उसने 1 लाख रुपए महीना चुन लिया। एक मिडिल क्लास इंडियन यूथ और क्या चाहेगा? लेकिन उसके ठीक बगल में बैठे उसके दोस्त रोहन ने ऑफर बी चुना। पहले दिन उसे सिर्फ 1 रुपया मिला, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए। 10वें दिन तक रोहन के पास सिर्फ 512 रुपए थे, जबकि अमन के अकाउंट में लाखों आ चुके थे। अमन हंस रहा था। लेकिन 30वें दिन यानी डे 30 जब गेम खत्म हुआ तो अमन के पास थे 1 लाख रुपए और रोहन के बैंक अकाउंट में थे 53 करोड़ 68 लाख 70,912 रुपीज। अमन क्यों हारा? अमन इसलिए हारा क्योंकि उसका दिमाग एडिशन यानी जोड़ना समझता था, और रोहन इसलिए जीता क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की भाषा जानता था। बचपन में जब आप 11th और 12th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक देखते थे, एल्जेब्रा, प्रोग्रेशंस, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, तो आपको गुस्सा आता था। आप टीचर से पूछते थे कि सर मैं मार्केट में सब्जी वाले को dy/dx बोलकर आलू खरीदूंगा क्या? इन फॉर्मूलाज का रियल लाइफ में क्या यूज है? आपको लगता था मैथ्स सिर्फ मार्क्स लाने का टॉर्चर है। लेकिन ठीक उसी वक्त दुनिया के टॉप 1% लोग, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और नवल रविकांत, आपकी उसी 11th और 12th की मैथ्स टेक्स्ट बुक को अपना वेल्थ क्रिएशन कोड बना रहे थे। आज इस पार्ट 3 में मैं आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने आया हूं। आज हम कैलकुलस और कंपाउंडिंग को किसी एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर राज करने के लिए डिकोड करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों आपका हार्ड वर्क, दिन रात घिसना आपको गरीब रख रहा है, और कैसे dy/dx आपको बताता है कि आपका असली टैलेंट कहां छुपा है। अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए और अपने दिमाग के सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप किसी भी नंबर को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। द लीनियर ट्रैप, व्हाई योर हार्ड वर्क इज वेस्टेड। हमें बचपन से एक सिस्टम सिखाया जाता है, टाइम इक्वल्स मनी। जितना वक्त दोगे उतना पैसा मिलेगा। अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो 100 रुपए मिलेंगे, 2 घंटे करेंगे तो 200 मिलेंगे। इस सिस्टम को क्लास 11th की मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं। थ्योरेटिकल रूल, एक ऐसी सीरीज जहां हर नया स्टेप एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके बनता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। मिडिल क्लास मेंटालिटी पूरी तरह से एपी पर चलती है। हम सैलरी इंक्रीमेंट का वेट करते हैं। इस साल 50,000 सैलरी है, अगले साल 55,000 हो जाएगी, फिर 60,000। ये लीनियर ग्रोथ है, एक सीधी लाइन। लीनियर ग्रोथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। एक दिन आप थक जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे और आपका ग्राफ वही रुक जाएगा। जब आप लीनियर गेम खेलते हैं तो आपकी अपसाइड यानी कामयाबी की लिमिट हमेशा कैप्ड यानी सीमित होती है। आप कभी बिलियनियर नहीं बन सकते, लेकिन टॉप
1% लोग, फाउंडर्स, क्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स, इस लीनियर गेम को रिजेक्ट कर देते हैं। वो लाइफ को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह खेलते हैं। थ्योरेटिकल रूल, एक ऐसी सीरीज जहां हर नया स्टेप पिछले स्टेप को एक फिक्स रेशियो से मल्टीप्लाई यानी गुणा करके बनता है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। जब एक यूट्यूबर वीडियो बनाता है तो पहले दिन उसे सिर्फ 10 लोग देखते हैं। वो लीनियर मेहनत करता है, पर एक साल बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम उसके एक वीडियो को रातों रात 10 मिलियन लोगों तक पहुंचा देता है। उसकी मेहनत वहीं एक वीडियो बनाने की थी, पर रिजल्ट 1 लाख एक्स हो गया। द साइकोलॉजिकल हैक फॉर द यूथ। अपने आप से आज एक सवाल पूछिए कि जो काम मैं आज कर रहा हूं, क्या उसका रिजल्ट लीनियर है या एक्सपोनेंशियल? अगर आप ऐसी जॉब में हैं जहां आपको आपके घंटे का पैसा मिल रहा है, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फंसे हैं। आपको एक ऐसी स्किल सीखनी होगी जिसे आप एक बार बनाएं और वो हजारों बार बेची जा सके। कोड, मीडिया, बिजनेस सिस्टम। अमीर बनने के लिए आपको प्लस का बटन छोड़कर मल्टीप्लाई का बटन दबाना पड़ेगा। द 8th ग्रेट सीक्रेट, टाइम इज द एक्सपोनेंट। अब आप कहेंगे सर, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मैं रातों रात एक्सपोनेंशियल बिजनेस कैसे खड़ा करूं? यहां आपकी क्लास 8th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक वापस आती है, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट से। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। बचपन में जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, A=P मल्टीप्लाइड बाय 1 + R/100 टू द पावर T, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया और आगे बढ़ गए। लेकिन आपने इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा जादू, मैजिक, मिस कर दिया। ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला में P यानी प्रिंसिपल या पैसा कहाँ है? वो बेस में नीचे है। लेकिन T यानी टाइम या वक्त कहाँ है? वो हवा में है। वो पावर एक्सपोनेंट में बैठा है। इसका रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सक्सेस या वेल्थ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितना बड़ा पी यानी पैसा या टैलेंट है। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने छोटे से टैलेंट को कितना ज्यादा टाइम यानी टी देते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। द टेल ऑफ टू इन्वेस्टर्स। एक 20 साल का लड़का हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और 30 साल की उम्र तक रुक जाता है। उसने 10 साल इन्वेस्ट किया। एक दूसरा आदमी 30 साल की उम्र में शुरू करता है और हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 60 साल तक। उसने 30 साल बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की। जब दोनों 60 साल के होंगे तो गेस कीजिए किसके पास ज्यादा पैसा होगा? उस पहले 20 साल वाले लड़के के पास, क्योंकि उसके पैसे को बढ़ने के लिए 40 साल का टाइम यानी टी मिला। उसका एक्सपोनेंट बड़ा था। द रूल फॉर इंडियन यूथ। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर काम नहीं करती, कंपाउंडिंग हैबिट्स, नॉलेज और रिलेशनशिप्स पर भी काम करती है। अगर आप रोज 1% बेटर होते हैं पढ़ाई में, हेल्थ में या कम्युनिकेशन में, तो 365 दिन बाद आप 1.01 टू द पावर 365 इक्वल्स 37.78 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग की एक डार्क साइड है। शुरू के 5 साल आपको रिजल्ट दिखाई ही नहीं देता, ग्राफ बिल्कुल फ्लैट लगता है। 99% लोग उस फ्लैट फेज में क्विट कर देते हैं। आपको क्विट नहीं करना है, आपको अपने टी यानी टाइम पर विश्वास रखना है। द कैलकुलस ऑफ लाइफ, वाई dy/dx इज योर अल्टीमेट वेपन। अब हम आते हैं उस सब्जेक्ट पर जिसका नाम सुनते ही आम स्टूडेंट को पसीना आने लगता है, कैलकुलस। क्लास 11th और 12th। सर, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं या मैं आर्ट्स का हूं, मुझे कैलकुलस से क्या लेना देना? आपको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, पर कैलकुलस की फिलॉसफी के बिना आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। कैलकुलस के 2 पिलर हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन और इंटीग्रेशन समाकलन। पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। इसका सबसे फेमस सिंबल क्या है? dy/dx। किताबी भाषा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रियल लाइफ मीनिंग, द रेट ऑफ चेंज यानी बदलाव की गति। मान लीजिए 2 लोग हैं। पर्सन ए, एक 40 साल का मैनेजर जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, हाई वाई वैल्यू, लेकिन पिछले 5 साल से उसने कोई नई स्किल नहीं सीखी है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही। पर्सन बी, एक 22 साल का फ्रेशर जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है, लो वाई वैल्यू, लेकिन वो रोज रात को एआई और कोडिंग सीख रहा है, वो हर महीने अपनी वैल्यू डबल कर रहा है। अगर सोसाइटी से पूछेंगे तो सोसाइटी कहेगी पर्सन ए बड़ा आदमी है, लेकिन कैलकुलस क्या कहेगा? कैलकुलस आपकी करंट वैल्यू वाई को नहीं देखता, कैलकुलस आपके dy/dx यानी रेट ऑफ चेंज को देखता है। पर्सन ए का dy/dx इक्वल्स 0 है, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, वो मिट्टी में मिलने वाला है, एंट्रोपी। पर्सन बी का dy/dx पॉजिटिव और बहुत हाई है, वो स्लोप पर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। कैलकुलस कहता है कि कुछ ही सालों में पर्सन बी पर्सन ए को बुरी तरह हरा देगा। द पिवट और मेंटल शिफ्ट फॉर द व्यूअर। आप अपनी करंट सिचुएशन पर रोते हैं, मेरा बाप अमीर नहीं है, मेरे मार्क्स कमाए हैं, मेरी इंग्लिश खराब है। आप अपने करंट वाई पर फोकस कर रहे हैं। दुनिया के टॉप अचीवर्स अपना वाई नहीं देखते, वो अपना dy/dx देखते हैं।
आप आज कहाँ खड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तेजी यानी वेलोसिटी से बदल रहे हैं। अगर आप कल से आज 1% बेहतर हैं तो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है यूनिवर्स उसे अपने आप टॉप पर ले जाता है। इंटीग्रेशन, द एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो विन्स। कैलकुलस का दूसरा हिस्सा इंटीग्रेशन यानी समाकलन। सिंबल इंटीग्रल। किताबी भाषा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर अ कर्व। कंटिन्यूअस समेशन। रियल लाइफ मीनिंग माइक्रो विन्स को जोड़कर मैक्रो सक्सेस बनाना। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव किसी छोटी चीज को तोड़कर स्लाइस कर उसकी स्पीड निकालता है। इंटीग्रेशन उन सारे छोटे छोटे टुकड़ों यानी स्लाइसेस को जोड़कर एक विशाल यानी मैसिव एरिया बनाता है। जब आप एक बड़ा गोल सेट करते हैं, मुझे आईएएस निकालना है या मुझे 10 करोड़ की कंपनी बनानी है, आप उस बड़े गोल को देखकर डर जाते हैं, एंग्जाइटी, आप फ्रीज हो जाते हैं। कैलकुलस की इंटीग्रेशन अप्रोच कहती है उस पूरे कर्व को एक साथ मत देखो, उसे इनफाइनाइटली स्मॉल बेहद छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। आज आप क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ सिलेबस का एक चैप्टर पढ़ूंगा, डीएक्स। मैं सिर्फ एक क्लाइंट को ईमेल करूंगा, डीएक्स। इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रल असल में एस लेटर से बना है, सुम्मा या सम्मेशन। ये कहता है कि आपको सिर्फ रोज अपना छोटा सा डीएक्स यानी एफर्ट लगाना है। जब आप उन सारे छोटे डीएक्स को वक्त के साथ जोड़ेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे, तो एक दिन अचानक आप मुड़कर देखेंगे और आपके पीछे एक एम्पायर खड़ा होगा, एरिया अंडर द कर्व। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स और कुछ नहीं बल्कि इंटीग्रेशन का ही रियल लाइफ ट्रांसलेशन है। छोटी आदतें यानी माइक्रो हैबिट्स मिलकर मॉन्यूमेंटल रिजल्ट देती हैं। कैलकुलस आपको लाइफ को टुकड़ों में जीना सिखाता है। द लोकल मैक्सिमा ट्रैप, व्हाई यू मस्ट फील टू विन बिग। अब आपने अपना dy/dx ठीक कर लिया। आप इंटीग्रेट करके मेहनत भी कर रहे हैं। आपको एक जॉब मिल जाती है। आप 50,000 महीना कमाने लगते हैं। आप अपने गांव या दोस्तों के बीच सक्सेसफुल माने जाते हैं। आप रुक जाते हैं। लाइफ सेट है। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी मैक्सिमा और मिनिमा का सबसे डार्क, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें 99% मिडिल क्लास यूथ हमेशा के लिए फंस जाता है। इस ट्रैप को कहते हैं द लोकल मैक्सिमा यानी स्थानीय उच्चतम। किताबी भाषा अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ वेयर द फंक्शन इज ग्रेटर देन ऑल द पॉइंट्स इमीडिएटली अराउंड इट, बट नॉट नेसेसरीली द एब्सोल्यूट हाईएस्ट पॉइंट ऑन द एंटायर ग्राफ, ग्लोबल मैक्सिमा। रियल लाइफ मीनिंग आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सक्सेस यानी जॉब, कंफर्ट जोन पर पहुंच जाते हैं जो आपके आसपास के लोगों के हिसाब से पीक है यानी लोकल मैक्सिमा। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा पीक है, आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, उसे ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। द साइकोलॉजिकल केओस या पिवट। लोकल मैक्सिमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको अपने लोकल मैक्सिमा यानी 50,000 की जॉब से निकलकर ग्लोबल मैक्सिमा यानी 10 करोड़ की बिजनेस तक पहुंचना है, तो मैथमेटिकल ग्राफ कहता है कि आप सीधे हवा में उड़कर वहां नहीं जा सकते। आपको अपने छोटे पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। आपको लोकल मिनिमा यानी फेलियर्स, वैली ऑफ डेथ, जीरो बैंक बैलेंस से गुजरना पड़ेगा। इंडियन यूथ यहीं डर जाता है। आप सोचते हैं, यार जॉब छोड़कर बिजनेस करूंगा तो मेरी करंट सैलरी भी जाएगी, लोग हंसेंगे, मैं जीरो पर आ जाऊंगा। आप अपने लोकल मैक्सिमा यानी कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरते हैं, इसलिए आप पूरी जिंदगी एक छोटे से पहाड़ पर खड़े रहकर गुजार देते हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट आपके ठीक सामने था। इलॉन मस्क ने अपनी सारी पेपैल की कमाई यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दी थी। वो बैंकरप्ट होने वाले थे। उन्होंने अपना लोकल मैक्सिमा छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए था, यानी मार्स पर जाना और इलेक्ट्रिक कार्स बनाना। अगर आप मैथमेटिक्स को सच में मानते हैं, तो आपको नीचे गिरने से यानी डिपिंग इनटू द वैली से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो वैली नए और सबसे बड़े पहाड़ का रास्ता है। दोस्तों, इस पार्ट 3 में हमने यूनिवर्स की नंबर्स वाली भाषा को डिकोड कर लिया। आपने लीनियर ट्रैप को रिजेक्ट कर दिया, आपने टाइम को अपनी पावर बना लिया, आपने समझ लिया कि आपका रेट ऑफ चेंज यानी dy/dx आपकी करंट औकात से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने लोकल मैक्सिमा का इल्यूजन तोड़ दिया। आप अकेले अपने दिमाग में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक आती है। आप अकेले दुनिया नहीं जीत सकते। आपके पास आइडिया है यानी बायोलॉजी, आपके पास मोमेंटम है यानी फिजिक्स, आपके पास कैलकुलेशन है यानी मैथ्स,
लेकिन दुनिया में आपको दूसरे इंसानों यानी ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करना पड़ेगा। आपको को फाउंडर्स ढूंढने होंगे, आपको टीम बनानी होगी, आपको ऐसी टीम बनानी होगी जो आपको धोखा ना दे। इंसानों की साइकोलॉजी मैथ से नहीं चलती। इंसान इक्वेशंस नहीं है, इंसान इमोशंस हैं। तो हम इंसानों को कैसे समझें, उन्हें एक साथ जोड़ें कैसे, ताकि हमारी टीम कभी टूटे ना। पार्ट 4 में हम वापस स्कूल की लैब में जाएंगे। हम उठाएंगे 10th और 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री यानी केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शंस। हम सीखेंगे कि क्यों कुछ लोग मिलकर एक अनब्रेकेबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी मजबूत रिश्ता बनाते हैं और क्यों कुछ लोग आयोनिक बॉन्ड की तरह आसानी से टूट जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक आपकी 10 साल की मेहनत को 1 साल में कंप्लीट करवा सकता है। अपने सेफ्टी गॉगल्स पहन लीजिए, क्योंकि अब नेटवर्क बनाने का वक्त आ गया है। लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। द हुक, द 2012 बोर्डरूम कोलैप्स एंड द को-फाउंडर मिथ। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे थे और दो दोस्तों ने अपने ही हाथों से अपना एम्पायर जलाकर राख कर दिया। राहुल और समीर की स्टोरी अकेले नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डेटा कहता है कि 65% स्टार्टअप्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका आइडिया बेकार था या उनके पास पैसे नहीं थे। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि को फाउंडर्स के बीच आग लग जाती है, यानी टीम डायनामिक्स कोलैप्स। आपने पार्ट 1, 2 और 3 में खुद को मास्टर कर लिया। आपने फिजिक्स से इनर्शिया तोड़ा, बायोलॉजी से अडैप्ट करना सीखा, मैथ से अपना dy/dx फास्ट कर लिया। आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुके हैं। लेकिन दुनिया में आप अकेले तो नहीं रहेंगे ना। आपको एक बड़ा एम्पायर बनाना है तो आपको लोग चाहिए। आपको पार्टनर्स, एम्प्लॉयज और लाइफ पार्टनर चाहिए। और इंसानों यानी ह्यूमंस के साथ डील करना मैथ्स की तरह सीधा नहीं होता। इंसान इक्वेशंस नहीं है, इंसान इमोशंस हैं। तो हम इंसानों को पहचाने कैसे, उन्हें एक साथ जोड़ें कैसे, ताकि हमारी टीम कभी टूटे ना। इसका जवाब आपकी क्लास 10th और 11th की केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 में ठीक आपकी आंखों के सामने लिखा था। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आपने स्कूल में आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को सिर्फ 5 मार्क्स के लिए रट्टा मारा था। आप सोचते थे, सर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं रियल लाइफ में इसका क्या करूंगा। आपको पता नहीं है दोस्तों, पर दुनिया के टॉप एचआर मैनेजर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और सक्सेसफुल बिलियनेयर्स अपने आसपास के लोगों को फिल्टर करने के लिए ठीक इसी केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स का यूज करते हैं। आज इस पार्ट 4 में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको द केमिस्ट्री ऑफ पावर सिखाने आया हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों कुछ लोग मिलकर एक अनब्रेकेबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी मजबूत रिश्ता बनाते हैं और क्यों कुछ लोग आयोनिक बॉन्ड की तरह आसानी से टूट जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक आपकी 10 साल की मेहनत को 1 साल में कंप्लीट करवा सकता है। अपने सेफ्टी गॉगल्स पहन लीजिए, क्योंकि अब नेटवर्क बनाने का वक्त आ गया है। आयोनिक वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड्स, द ट्रांजैक्शनल ट्रैप। दुनिया में लोग आपस में जुड़ते क्यों हैं? केमिस्ट्री इसका एक बहुत ही सिंपल और ब्रूटल जवाब देती है। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन, अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते। हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, यानी ऑक्टेट रूल को पूरा कर ले। इंसान भी ऐसे ही हैं। हम सब अंदर से इनकम्प्लीट यानी अधूरे हैं। हमें पैसा, प्यार, सिक्योरिटी या टैलेंट चाहिए, इसलिए हम दूसरे इंसानों के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जुड़ने के दो अलग अलग तरीके होते हैं और यहीं पर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन छुपा है। 1. द आयोनिक बॉन्ड, द ट्रांजैक्शनल नेटवर्क। किताबी भाषा। An ionic bond is formed by the complete transfer of valence electrons from one atom to another. यानी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दूसरे को दे देता है। एक पॉजिटिव बनता है, दूसरा नेगेटिव। जैसे सोडियम Na और क्लोरीन Cl मिलकर नमक NaCl बनाते हैं। रियल लाइफ मीनिंग, द ट्रांजैक्शनल नेटवर्क। आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। आप अपना टाइम और स्किल अपने बॉस को पूरी तरह दे देते हैं। बदले में बॉस आपको सैलरी देता है। ये एक आयोनिक बॉन्ड है। इसमें कोई इमोशन नहीं है। आप दोनों ने अपने मतलब के लिए एक दूसरे को यूज किया। जिस दिन बॉस के पास पैसे खत्म होंगे या जिस दिन आपको ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिलेगी, ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। आयनिक बॉन्ड्स बहुत रिजिड होते हैं, लेकिन जब इनको पानी या क्राइसिस में डाला जाता है तो ये तुरंत अलग अलग यानी आयंस में टूट जाते हैं। आपकी लाइफ के 90% दोस्त और प्रोफेशनल नेटवर्क्स आयोनिक होते हैं। वो तब तक आपके साथ हैं जब तक आप उनको अपना इलेक्ट्रॉन फायदा दे रहे हैं।
दूसरा, द कोवेलेंट बॉन्ड, द अनब्रेकेबल पार्टनरशिप। किताबी भाषा, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। यहाँ कोई किसी को इलेक्ट्रॉन पूरी तरह देता नहीं है, दोनों एटम्स आपस में आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं या दो ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाते हैं। रियल लाइफ मीनिंग, द ट्रू ओ फाउंडर्स एंड लाइफ पार्टनर्स। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। आप और आपका दोस्त एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। आपके पास टेक्निकल स्किल है, उसके पास मार्केटिंग स्किल है। आप दोनों अपनी स्किल्स को शेयर करते हैं। आपका विजन एक है, अगर कंपनी डूबेगी तो दोनों एक साथ डूबेंगे, अगर कंपनी बनेगी तो दोनों एक साथ अमीर होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स केमिस्ट्री में सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होते हैं। इन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। डायमंड या हीरा पूरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है, इसलिए वो दुनिया का सबसे सख्त हार्डेस्ट मटेरियल है। द साइकोलॉजिकल हैक फॉर द यूथ। राहुल और समीर जो हुक वाले फाउंडर्स थे, वो क्यों फेल हुए? क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बॉन्ड कोवेलेंट है, पर असल में वो आयोनिक था। समीर सिर्फ पैसे के लिए जुड़ना चाहता था और राहुल को सिर्फ रिकग्निशन चाहिए थी। उनके अंदर शेयरिंग का विजन नहीं था। आज अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट देखिए, अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों को देखिए, अपने आप से पूछिए, ये मेरे साथ आयोनिक बॉन्ड में है या कोवेलेंट में? अगर आपके पास ज़िंदगी में एक भी कोवेलेंट पार्टनर या सच्चा को फाउंडर या सच्चा लाइफ पार्टनर नहीं है, तो आप कभी एक बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आयोनिक लोग क्राइसिस में या मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। हीरा बनना है तो कोवेलेंट नेटवर्क ढूंढिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ टू स्पॉट टॉक्सिक पीपल। अब आपने सोचा, ठीक है, मुझे कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ गया, मैंने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप यानी शेयरिंग कर ली। लेकिन 6 महीने बाद आप देखते हैं कि काम आप ज़्यादा कर रहे हैं, पर प्रॉफिट और क्रेडिट आपका दोस्त ले जा रहा है। वो आपको इमोशनल टॉर्चर कर रहा है। केमिस्ट्री इस बिहेवियर को एक बहुत ही साइंटिफिक नाम देती है। क्लास 11th केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। किताबी भाषा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कभी कभी एक एटम ज़्यादा ताकतवर या लालची होता है और वो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो जब वो पानी H2O बनाते हैं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस आ जाता है। इस बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। रियल लाइफ मीनिंग, द टॉक्सिक को फाउंडर या नार्सिसिस्ट फ्रेंड। आपने और आपके पार्टनर ने इक्वल पार्टनरशिप की 50-50, लेकिन आपका पार्टनर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान है। उसकी आदत है दूसरों की एनर्जी, क्रेडिट और पैसे को अपनी तरफ खींचना। वीटिंग होती है तो वो बॉस की तरह बिहेव करता है, गलती होती है तो वो ब्लेम यानी पॉजिटिव चार्ज आप पर डाल देता है, और जब सक्सेस मिलती है तो क्रेडिट यानी इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज वो खुद रख लेता है। इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक डाइपोल मोमेंट, टेंशन या खिंचाव पैदा हो जाता है। आप थके हुए और यूज किए हुए फील करते हैं। द सर्वाइवल रूल। स्कूल में आपसे पूछा जाता था, HCl पोलर है या नॉन पोलर? रियल लाइफ में आपको पूछना है, मेरा बिजनेस पार्टनर पोलर है या नॉन पोलर? अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जिसका ईगो और ग्रीड आपसे बहुत ज़्यादा है, तो वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो आपकी सारी एनर्जी चूस लेगा। आपको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिसके साथ आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच करती हो, जैसे दो कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर परफेक्ट नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। बैलेंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। द ओपन लूप, द वॉल ऑफ टाइम। आपने ठीक पार्टनर चुन लिया, आपका बॉन्ड कोवेलेंट है, कोई टॉक्सिक नहीं है। आपने फिजिक्स से गाड़ी स्टार्ट कर ली और मैथ से dy/dx बढ़ा लिया। आप 5 साल से स्टार्टअप कर रहे हैं या 5 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन फिर भी आप वहीं खड़े हैं जहां आप 5 साल पहले थे। सक्सेस अभी भी बहुत दूर है। आपको लग रहा है कि आप पहाड़ तोड़ते तोड़ते बूढ़े हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसी चीट कोड है जिससे मेरे 20 साल का स्ट्रगल सिर्फ 1 साल में कंप्लीट हो जाए? क्या हम वक्त को, टाइम को कंप्रेस कर सकते हैं? केमिस्ट्री कहती है हाँ, 100% हाँ। और ये ट्रिक आपकी क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स की बुक में एक ऐसी छोटी सी पुड़िया या पैकेट में बंद थी, जिसे अगर आपने रियल लाइफ में यूज़ कर लिया तो आपकी लाइफ एक बुलेट ट्रेन की तरह आगे भागेगी। द कैटलिस्ट, बाईपासिंग 10 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। स्कूल में आपने एक शब्द पढ़ा था, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। किताबी भाषा, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। एक ऐसा केमिकल जिसे अगर रिएक्शन में डाल दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड लाखों गुना बढ़ जाती है, लेकिन उस कैटलिस्ट को खुद कुछ नहीं होता, वो वैसा का वैसा बाहर आ जाता है। लेकिन कैटलिस्ट ये जादू करता कैसे है?
काइनेटिक्स के ग्राफ को याद कीजिए, जो हमने पार्ट 1 में एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में पढ़ा था। एक नॉर्मल रिएक्शन को प्रोडक्ट बनने के लिए एक बहुत ऊंचे पहाड़ या हाई एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना पड़ता है। इसमें बहुत एनर्जी और वक्त लगता है। कैटलिस्ट उस पहाड़ को तोड़ता नहीं है। कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथवे या नया रास्ता ढूंढ लेता है। जहां पहाड़ छोटा होता है, वो रिएक्शन को शॉर्टकट दिखा देता है। रियल लाइफ मीनिंग, द मेंटर्स, इन्वेस्टर्स एंड द सुपर कनेक्टर्स। आप एक बिजनेस बना रहे हैं। आप रोज 100 क्लाइंट्स को कोल्ड कॉल करते हैं। 99 लोग फोन काट देते हैं। आप 2 साल तक यही करते हैं। ऊंचा पहाड़ या हाई एक्टिवेशन एनर्जी। आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अचानक आप एक ऐसे इवेंट में जाते हैं जहां आपकी मुलाकात एक मेंटर या एक सुपर कनेक्टर जिसकी मार्केट में बहुत इज्जत है से होती है। वो मेंटर आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करता है, उसे आपका प्रोडक्ट पसंद आता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और अपने एक दोस्त को मैसेज करता है, मेरे पास एक लड़का है, इसका प्रोडक्ट ट्राई कर। अगले दिन आपके पास 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो काम करने में आपको 10 साल लगने वाले थे, वो काम एक कैटलिस्ट यानी मेंटर ने एक दिन में करवा दिया। उस मेंटर ने आपके लिए एक ऑल्टरनेट पाथवे यानी शॉर्टकट खोल दिया। और ठीक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरह उस मेंटर का अपना कुछ खर्च नहीं हुआ। ही वॉज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। उसने सिर्फ एक मैसेज किया था। द पिविट मेंटल शिफ्ट फॉर द व्यूअर। इंडियन यूथ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? हमें सिखाया जाता है कि खुद मेहनत करो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। हम अकेले अपने कमरे में बैठकर हार्ड वर्क या पहाड़ तोड़ते रहते हैं। दुनिया के बिलियनर्स हार्ड वर्क से ज़्यादा नेटवर्क पे फोकस करते हैं। वो लगातार अपनी लाइफ में कैटलिस्ट्स को ढूंढते हैं। आपको अपनी इंडस्ट्री का कैटलिस्ट ढूंढना होगा, वो इंसान जिसके पास आपके 10 साल का शॉर्टकट है। अगर आपको वो एक इंसान मिल गया तो आपकी रिएक्शन स्पीड 1 मिलियन टाइम्स हो जाएगी। द राइट इंट्रोडक्शन इज द अल्टीमेट चीट कोड ऑफ द यूनिवर्स। ले शटेलियस प्रिंसिपल, सर्वाइविंग द केओस ऑफ मार्केट्स। आपके पास टीम है, कोवेलेंट बॉन्ड। आपके पास मेंटर है, कैटलिस्ट। आपका बिजनेस या करियर बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंच गया है। आपको लगता है अब सब सेट है। लेकिन पार्ट 1 में हमने थर्मोडायनेमिक्स की एंट्रोपी या तबाही की बात की थी। दुनिया यानी मार्केट, सोसाइटी, कंपटीशन आपको चैन से जीने नहीं देगी। अचानक गवर्नमेंट एक नया टैक्स लगा देती है या अचानक एक नया वायरस आ जाता है और सब लॉकडाउन हो जाता है। आपका पूरा बैलेंस हिल जाता है। ऐसे वक्त में 90% लोग पैनिक कर जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम आपके दिमाग में एक ऐसी बेल बजाता है जो आपको तबाह होने से बचा सकती है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ले शटेलियस प्रिंसिपल। किताबी भाषा, इफ अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन इज अप्लाइड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम विल शिफ्ट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन सो एज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस। अगर किसी शांत यानी इक्विलिब्रेटेड सिस्टम पर बाहर से कोई दबाव या स्ट्रेस या चेंज डाला जाए, तो वो सिस्टम अपने आप को उस दिशा यानी डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा जहां उस दबाव का असर जीरो हो जाए। रियल लाइफ मीनिंग, द आर्ट ऑफ पिवटिंग, बदलाव को न्यूट्रल करना। जब 2020 में कोविड आया, एक्सटर्नल स्ट्रेस या प्रेशर, तो रेस्टोरेंट्स और ऑफलाइन बिजनेस का बैलेंस हिल गया। जिन लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी वो रोने लगे, दुकान बंद हो गई, हम बर्बाद हो गए, वो टूट गए। लेकिन जो स्मार्ट फाउंडर्स थे, उनका दिमाग ले शेटेलियर्स प्रिंसिपल की तरह काम किया। उन्होंने सोचा, बाहर का प्रेशर ऑफलाइन को बंद कर रहा है, तो मुझे अपने सिस्टम को ऑनलाइन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा ताकि ये प्रेशर न्यूट्रल हो जाए। उन्होंने तुरंत क्लाउड किचन्स शुरू किए, होम डिलीवरी शुरू की। एडटेक कंपनीज ने फिजिकल क्लासेस बंद करके जूम क्लासेस शुरू कर दी। उन्होंने उस स्ट्रेस से लड़ाई नहीं की, उन्होंने अपने सिस्टम को शिफ्ट कर लिया। केमिस्ट्री कहती है कि यूनिवर्स हमेशा बैलेंस चाहता है। अगर आपके करियर पर एक साइड से प्रेशर आ रहा है, जैसे एआई आपकी जॉब खा रहा है, तो उस प्रेशर के खिलाफ रोने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ की कॉन्सेंट्रेशन यानी स्किल्स को दूसरी तरफ एआई सीखने में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि नया इक्विलिब्रियम यानी स्थिरता बन सके। ले शटेलियर का रूल इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टॉइक फिलॉसफी है। अब्जॉर्ब द शॉक एंड शिफ्ट द बैलेंस। झटके को सहो और अपना बैलेंस दूसरी तरफ बना लो। दोस्तों, इस पार्ट 4 में हमने इंसानों के बीच की केमिस्ट्री को डीकोड कर लिया। आपने ट्रांजैक्शनल यानी आयोनिक रिश्तों को पहचानना सीखा। आपने टॉक्सिक दोस्तों को कट करना सीखा। आपने कैटलिस्ट के जरिए अपने वक्त को बचाया और ले शटेलियर से मार्केट के झटकों यानी शॉक्स को अब्जॉर्ब करना सीखा। आप अकेले ताकतवर थे, मैथ्स और फिजिक्स। अब आपकी टीम भी ताकतवर हो चुकी है, केमिस्ट्री। आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स और एक अनब्रेकेबल टीम बन चुके हैं। लेकिन आपका सामना अब एक या दो इंसानों से नहीं होगा। अब आपका सामना होगा द मासेस से, भीड़ से। सोसाइटी, इकोनॉमी और द ग्लोबल मार्केट। जब मिलियंस ऑफ लोग एक साथ आते हैं तो उनकी साइकोलॉजी केमिस्ट्री से नहीं चलती। वहां अचानक एक ऐसी दुनिया खुलती है जहां क्लासिकल रूल्स काम करना बंद कर देते हैं, जहां सही और गलत दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। पार्ट 5 में हम इस मास्टर क्लास के सबसे माइंड बेंडिंग, सबसे खतरनाक लेवल पर एंटर करने वाले हैं। हम स्कूल और कॉलेज की सबसे डिफिकल्ट थ्योरी उठाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और द लॉज ऑफ जेनेटिक्स, बायोलॉजी।
क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग क्वांटम सुपरपोजिशन यानी एक वक्त पर दो जगह होने की तरह एक्ट करता है जब आप डिसीजन लेते हैं? क्या आप जानते हैं कि श्रोडिंगर कैट यानी वो बिल्ली जो जिंदा भी है और मरी हुई भी है का कॉन्सेप्ट आपको रिस्क टेकिंग में दुनिया का सबसे बड़ा एडवांटेज दे सकता है? आपका क्लासिकल दिमाग अब टूटने वाला है, रियलिटी का ढांचा हिलने वाला है। अपने दिमाग की सीट बेल्ट्स एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम एटम्स की आम दुनिया से निकलकर उस अदृश्य यूनिवर्स में एंटर करेंगे जहां रूल्स बदल जाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पार्ट 5, द 2 AM रेजिग्नेशन एंड द कैट इन द बॉक्स। दोस्तों, रात के 2 बज रहे थे और आकाश जिंदगी के सबसे बड़े चौराहे यानी क्रॉस रोड्स पर खड़ा था। आप सब इस एग्जैक्ट सिचुएशन से गुजरे हैं। यूपीएससी की तैयारी करूं या प्राइवेट जॉब ले लूं, पापा का बिजनेस ज्वाइन करूं या अपना पैशन फॉलो करूं। हमें लगता है कि हमें किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। हमारा दिमाग ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता है, या तो सक्सेस या फेलियर, या तो जिंदा या मरा हुआ। लेकिन ठीक उसी वक्त जब आकाश अपने डर से पैरालाइज था, उसकी कमरे की शेल्फ पर रखी क्लास 11th की केमिस्ट्री फिजिक्स की किताब चिल्ला रही थी। उस किताब के अंदर दुनिया की सबसे अजीब, सबसे खतरनाक और सबसे मैजिकल थ्योरी छुपी हुई थी, क्वांटम मैकेनिक्स। आपने स्कूल में अरविंद श्रोडिंगर की उस बिल्ली के बारे में पढ़ा था, वो बिल्ली जो एक बंद डिब्बे में है और जब तक आप डिब्बा खोलकर देखते नहीं, वो बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी, एक ही वक्त पर। आपने सोचा था कि ये क्या मजाक है, कोई चीज एक साथ दो स्टेट्स में कैसे हो सकती है। आपको पता नहीं है दोस्तों, पर सिलिकॉन वैली के टॉप फाउंडर्स और दुनिया के सबसे स्मार्ट रिस्क टेकर्स जैसे इलॉन मस्क और रीड हॉफमैन अपनी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस ठीक इसी क्वांटम सुपरपोजिशन के फॉर्मूले से लेते हैं। आज इस पार्ट 5 में हम क्लासिकल दुनिया यानी न्यूटन के बोरिंग रूल्स को आग लगा देंगे। हम क्वांटम दुनिया में एंटर करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे श्रोडिंगर्स कैट आपको लाइफ के सबसे बड़े रिस्क लेने की आज़ादी देती है, बिना आपसे कुछ छीने। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ओवरथिंकिंग की बीमारी से हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। आपका दिमाग अब एक लीनियर लाइन पर नहीं चलेगा, रियलिटी का ढांचा हिलने वाला है। द क्वांटम लीप बिगिंस नाउ। श्रोडिंगर्स कैट, द पावर ऑफ द साइड हसल। क्लासिकल फिजिक्स यानी न्यूटन कहती थी कि हर चीज फिक्स है। अगर आपने एक पत्थर फेंका तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बता सकता हूं कि वो कहां गिरेगा, डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एटम के अंदर झांका, क्वांटम लेवल पर, तो उनका दिमाग फट गया। उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त पर यहां भी है, वहां भी है और हर जगह है, प्रोबेबिलिस्टिक। इस कॉन्सेप्ट को क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। किताबी भाषा, अ क्वांटम सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम until it is observed or measured। जब तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व यानी देखते नहीं, वो हर पॉसिबल स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करती है। रियल लाइफ मीनिंग, द साइकोलॉजी ऑफ द साइड हसल। हुक वाले आकाश के पास वापस आइए। सोसाइटी उसे फोर्स कर रही है डिब्बा खोलने के लिए। सोसाइटी कह रही है, या तो जॉब कर यानी जिंदा कर, या स्टार्टअप कर यानी मौत यानी रिस्क कर, चूज कर। लेकिन आकाश क्वांटम फिजिक्स पढ़ता है। आकाश कहता है, मैं डिब्बा खोलूंगा ही नहीं। आकाश क्या करता है, वो अपनी 9 to 5 की जॉब कंटिन्यू करता है सेफ्टी के लिए, लेकिन ठीक उसी वक्त वो रात को 8 बजे से 1 बजे तक अपना स्टार्टअप भी बिल्ड करता है रिस्क के लिए। आकाश अब सुपर पोजिशन में जी रहा है। वो एक ही वक्त पर एक एम्प्लॉय भी है और एक फाउंडर भी है। द साइकोलॉजिकल हैक फॉर द यूथ। इंडियन यूथ की सबसे बड़ी मिस्टेक है ऑल और नथिंग अप्रोच, या तो सब कुछ या कुछ नहीं। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और अचानक आकर अपनी जॉब छोड़ देते हैं, या कॉलेज छोड़ देते हैं पैशन फॉलो करने के लिए। आप तुरंत डिब्बा खोल देते हैं और 90% केसेस में बिल्ली मरी हुई मिलती है। स्टार्टअप फेल्स, यू गो ब्रोक। टॉप 1% बिलियनर्स आपको हमेशा सुपर पोजीशन में रहने की सलाह देते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, पर वीकेंड्स पर एक डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांस बिजनेस भी चलाइए। आप एक स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर दोनों रहिए। आपको ये ड्यूअल स्टेट यानी दोहरा लूप तब तक मेंटेन करना है जब तक आपका स्टार्टअप इतना बड़ा ना हो जाए कि वो नेचुरली आपकी जॉब को रिप्लेस कर दे। द वेव फंक्शन कोलैप्सेस फेवरेबली। Don't force the result. Exist in all possibilities until the universe makes the choice obvious. This is the ultimate risk management cheat code. Heisenberg's uncertainty principle, the paralysis of perfection. अब आपने अपना साइड हसल शुरू कर दिया, सुपरपोजिशन, लेकिन यहाँ एक दूसरी साइकोलॉजिकल बीमारी आती है जो 99% इंटेलिजेंट लोगों को तबाह कर देती है। एनालिसिस पैरालिसिस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। आप एक बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं या एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं। आप पहले दिन से परफेक्ट कैमरा ढूंढते हैं, परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, परफेक्ट लोगो डिजाइन करते हैं। आप सालों तक सिर्फ प्लान करते रहते हैं और कभी वीडियो अपलोड ही नहीं करते। इसकी सजा आपको क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लिखी हुई मिलेगी। मिलिए वर्नर हाइसेनबर्ग से। किताबी भाषा, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। फॉर्मूला,
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आप किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डेल्टा एक्स और उसकी स्पीड डेल्टा पी दोनों को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ कभी नहीं नाप सकते। अगर आपने लोकेशन एग्जैक्ट पता कर ली तो स्पीड की जानकारी जीरो हो जाएगी, और अगर स्पीड एग्जैक्ट पता कर ली तो लोकेशन खो जाएगी। रियल लाइफ मीनिंग, द ट्रेड ऑफ बिटवीन परफेक्शन एंड स्पीड। बिजनेस और लाइफ में आपकी पोजीशन यानी परफेक्ट प्लानिंग, रिसर्च, स्टेबिलिटी और आपका मोमेंटम यानी स्पीड, एक्शन, ग्रोथ, लॉन्च इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप 100% सर्टेनिटी गारंटी चाहते हैं कि आपका बिजनेस फेल नहीं होगा, एग्जैक्ट पोजीशन, तो आपको सालों रिसर्च करनी पड़ेगी, और इस चक्कर में आपकी स्पीड यानी मोमेंटम जीरो हो जाएगा। जब तक आप लॉन्च करेंगे मार्केट आगे निकल चुका होगा। और अगर आप बहुत तेजी से यानी स्पीड से लॉन्च करते हैं बिना किसी परफेक्ट प्लान के, तो आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि आपकी कंपनी 2 महीने बाद कहाँ होगी। अनसर्टेन पोजीशन, द पिवट और मेंटल शिफ्ट फॉर द व्यूअर। दुनिया के सबसे खतरनाक फाउंडर्स जैसे रीड हॉफमैन, लिंक्डइन फाउंडर, ने हाइजेनबर्ग का लॉ मास्टर कर लिया था। रीड हॉफमैन की फेमस लाइन है, इफ यू आर नॉट एम्बैरेस्ड बाय द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट यू लॉन्च्ड टू लेट। अगर आपको अपने पहले प्रोडक्ट पर शर्म नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने लॉन्च करने में बहुत देर कर दी। हाइजेनबर्ग आपके कान में चिल्ला रहा है, परफेक्शन इज अ मिथ ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। यूनिवर्स में 100% सर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो प्लानिंग करना बंद कीजिए, पोजीशन की चिंता छोड़ दीजिए और मोमेंटम पर फोकस कीजिए। एक्शन लीजिए, गंदा वीडियो बनाइए, टूटा फूटा बिजनेस लॉन्च कीजिए, क्योंकि जिस इंसान के पास मोमेंटम यानी स्पीड है वो रास्ते में आने वाली हर दीवार को तोड़ देगा। जिस इंसान के पास सिर्फ परफेक्ट पोजीशन है वो वहीं खड़ा खड़ा मिट्टी बन जाएगा। द ओपन लूप, द आइडिया दैट वोंट स्प्रेड। आपने सुपरपोजिशन यूज करके रिस्क मैनेज कर लिया। आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी यूज करके बिना ओवरथिंक किए अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट या सबसे बेस्ट स्किल है, लेकिन आप फेल हो जाते हैं। आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा, आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, आपकी दुकान पर ग्राहक यानी कस्टमर्स नहीं आ रहे। आप रोते हैं, मेरी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, ये कचरा यानी ट्रैश कंटेंट बनाने वाले और बेकार प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोग इतने अमीर क्यों हो रहे हैं और मैं क्यों गरीब हूं। क्वालिटी हमेशा नहीं जीतती दोस्तों। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री फेल हो जाते हैं। यहाँ हमें वापस लौटना पड़ेगा उस फोर्स के पास जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, फैलना यानी स्प्रेडिंग या रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी। लेकिन इस बार बायोलॉजी हम इंसानों की नहीं पढ़ेंगे। इस बार हम उस विज्ञान यानी साइंस को पढ़ेंगे जिसने रिलीजन, कल्चर और वायरल ट्रेंड्स को पैदा किया है। अगले चैप्टर में हम उठाएंगे क्लास 12th बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी जेनेटिक्स। और हम उसे जोड़ने वाले हैं एक ऐसे मॉडर्न साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से जिसका नाम हर इंटरनेट यूजर दिन में 10 बार लेता है, पर उसका असली डार्क यानी स्कैरी साइंटिफिक मीनिंग नहीं जानता। द मीम, द जेनेटिक्स ऑफ आइडियाज, व्हाई ट्रैश गोज वायरल। आपको लगता है मीम का मतलब इंटरनेट पर वो फनी पिक्चर्स हैं जिन पर लोग हंसते हैं? नहीं दोस्तों, मीम शब्द को दुनिया के सबसे बड़े एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने 1976 में अपनी किताब द सेल्फिश जीन में इन्वेंट किया था, इंटरनेट आने से बहुत पहले। डॉकिंस ने बायोलॉजी के जेनेटिक्स को उठाकर आइडियाज पर अप्लाई कर दिया। 12th ग्रेड बायोलॉजी, द जीन यानी डीएनए। जीन का सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी कॉपी बनाना यानी रेप्लिकेशन, और अगली जनरेशन यानी पीढ़ी में जिंदा रहना। एक जीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या दुखी। जीन सेल्फिश यानी स्वार्थी होता है, उसे बस फैलना है। डॉकिंस का कॉन्सेप्ट द मीम यानी माइंड जीन। डॉकिंस ने कहा कि जैसे बॉडी में जीन फैलता है वैसे ही ह्यूमन सोसाइटी यानी कल्चर में आइडियाज फैलते हैं। एक चौंकाने वाली बात बताऊं, एक आइडिया जिंदा होता है। एक रिलीजन, एक फैशन ट्रेंड, एक अफवाह यानी र्यूमर, एक कैच फ्रेज जैसे जस्ट डू इट, ये सब मीम्स हैं। आपका बिजनेस आइडिया या आपका प्रोडक्ट एक मीम यानी मेंटल जीन है। अब कौन सा जीन यानी आइडिया जिंदा रहेगा और दुनिया पर राज करेगा, उसका आंसर बायोलॉजी के 3 रूल्स में छुपा है। नंबर 1, फिडेलिटी यानी कॉपी होने की शुद्धता। अगर आपका आइडिया इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक आदमी दूसरे आदमी को समझा ही नहीं पा रहा, तो आपका आइडिया मर जाएगा। एप्पल का डिजाइन सिंपल है इसलिए वो फैला। आपका प्रोडक्ट अगर 5 साल के बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो कभी वायरल नहीं होगा। नंबर 2, फिकंडिटी यानी स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन।
एक अफवाह किसी सच्ची यानी ट्रू न्यूज़ से 10 गुना तेजी से फैलती है, क्योंकि अफवाह में इमोशन यानी डर या गुस्सा होता है। इमोशन एक आइडिया को रॉकेट की स्पीड देता है। अगर आपके प्रोडक्ट या मार्केटिंग में इमोशन नहीं है, सिर्फ बोरिंग फैक्ट्स हैं, तो वो आइडिया फैलना बंद हो जाएगा। सस्ती या ट्रैश चीजें इसलिए वायरल होती हैं क्योंकि वो सीधा लोगों के गुस्से या मजाक पर अटैक करती हैं। नंबर 3, लॉन्जेविटी यानी म्यूटेशन और अडेप्टेशन। बायोलॉजी सिखाती है म्यूटेशन यानी जीन का अपने कोड में चेंज लाना। अगर एक वायरस सालों तक एक जैसा रहेगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ वैक्सीन बना लेगी और उस वायरस को मार देगी। वायरस जैसे कोविड जिंदा रहने के लिए लगातार म्यूटेट करता रहता है। डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट। आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और 5 साल तक उसमें कोई म्यूटेशन यानी चेंज अपग्रेड नहीं करते। आप सोचते हैं मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट है। आपका आइडिया मर जाएगा। बिलियनेयर्स अपने प्रोडक्ट्स को लगातार म्यूटेट करते हैं। इंस्टाग्राम ने पहले सिर्फ फोटो शुरू किए, फिर उन्होंने देखा स्नैपचैट फैल रहा है तो इंस्टाग्राम ने स्टोरीज निकाल दी, म्यूटेशन 1। फिर उन्होंने देखा टिकटॉक फैल रहा है तो उन्होंने रील्स निकाल दी, म्यूटेशन 2। इंस्टाग्राम एक वायरस की तरह खुद को म्यूटेट करता रहा और इसीलिए वो आज तक जिंदा है। द सर्वाइवल रूल। आपके आइडियाज को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपके आइडियाज को इन्फेक्शियस यानी वायरल होना पड़ेगा। उन्हें लोगों के दिमाग में एक घर यानी होस्ट बनाना पड़ेगा। स्टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, स्टार्ट इंजेक्टिंग माइंड वायरसेस दैट कैरी योर मैसेज। द मेन थीसिस री-एंकर, द इल्यूजन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। दोस्तों, हमने इस मास्टर क्लास के आधी मंजिल को छू लिया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने उस पुरानी धूल खाई हुई स्कूल बैग को एक बिलियनियर्स आर्सेनल यानी हथियारों के गोदाम में बदल दिया है। आपने देखा कैसे न्यूटन का लॉ आपको इनर्शिया तोड़ना सिखाता है, कैसे कैलकुलस dy/dx आपकी रोज की ग्रोथ यानी मोमेंटम को नापता है, कैसे केमिस्ट्री का कोवेलेंट बॉन्ड आपको धोखेबाज दोस्तों से बचाता है, और आज कैसे क्वांटम फिजिक्स आपको सेफली डबल लाइफ यानी साइड हसल जीना सिखाती है और बायोलॉजी आपके आइडियाज को वायरल वायरस में बदलना सिखाती है। स्कूल सिस्टम ने आपसे झूठ नहीं बोला था, स्कूल सिस्टम ने आपको गलत तरीके से पढ़ाया था। उन्होंने आपको इक्वेशन सिखाए पर उनका सोल यानी आत्मा नहीं सिखाई। आप दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी बन चुके हैं। आपके पास दिमाग है, टीम है, स्पीड है और रिस्क लेने की आज़ादी यानी क्वांटम फ्रीडम है। लेकिन आपका माइंड यानी दिमाग तो तैयार हो गया, पर इस दिमाग को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी यानी ऊर्जा। आप 18 घंटे काम करना चाहते हैं, पर 6 घंटे बाद ही आपका शरीर गिव अप कर देता है। आपकी बैटरी डेड हो जाती है, आप थक जाते हैं यानी बर्नआउट। आप रोते हैं, मुझ में इलॉन मस्क जैसी एनर्जी क्यों नहीं है? यहां हमें वापस आना पड़ेगा उस एब्सोल्यूट लॉ के पास जो इस पूरे यूनिवर्स का, इंसानों का, तारों का और ब्लैक होल्स का बाप है यानी फादर। एक ऐसा लॉ जो किसी से नहीं डरता। दोस्तों, पार्ट 6 में हम इस 100 आवर मास्टर क्लास के उस हिस्से में एंटर करेंगे जो आपके शरीर यानी फिजिकल बॉडी और आपकी एनर्जी को डिकोड करेगा। हम उठाएंगे 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी। हम पढ़ेंगे द लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और एंट्रोपी का पूरा सच। क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर यानी बॉडी एक हीट इंजन की तरह काम करता है? क्या आप जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है? अमीर लोग अपना वक्त मैनेज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच का बैलेंस आपको दिन में 16 घंटे बिना थके काम करने की ताकत दे सकता है। हम ह्यूमन बॉडी को इंजन की तरह हैक करेंगे। आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है, अब हार्डवेयर यानी बॉडी एनर्जी को अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। अपने इंजन्स ऑन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले पार्ट में हम जलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बर्न, सो फॉर दैट वी नीड टू स्टार्ट पार्ट 6, सो लेट्स स्टार्ट इट। द 84 आवर मैराथन एंड द बिगेस्ट लाई ऑफ द 21st सेंचुरी। दोस्तों, रात के 3:40 बज रहे थे और निकोला टेस्ला ने बायोलॉजिकल साइंस के हर रूल को तोड़ दिया था। एक आम इंसान 24 घंटे ना सोए तो उसका दिमाग हल्यूसिनेट करने लगता है, 48 घंटे में बॉडी शटडाउन होने लगती है, पर 84 घंटे बिना सोए, बिना थके और इतनी एक्सट्रीम मेंटल क्लैरिटी के साथ कि उन्होंने दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मशीन इन्वेंट कर दी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या टेस्ला इंसान नहीं थे, या फिर उन्हें एक ऐसी साइंस पता चल गई थी जो आज के प्रोडक्टिविटी गुरुज और टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आपसे छुपा रहे हैं? आज के ज़माने में आप YouTube खोलते हैं तो हर कोई आपको एक ही बेवकूफ़ी भरी एडवाइस देता है, मैनेज योर टाइम, अपने 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, सुबह 5 बजे उठो।
मैं आज आपको एक ब्रूटली ऑनेस्ट सच बताने वाला हूँ। टाइम मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। टाइम यानी वक्त आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, एक भिखारी के पास भी और जेफ बेजोस के पास भी। टॉप 1% बिलियनर्स और हिस्ट्री के सबसे महान इन्वेंटर्स अपना वक्त मैनेज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा मैनेज करते हैं। और इस एनर्जी का कोड कहाँ छुपा है? कोई सेल्फ हेल्प बुक में नहीं, ये छुपा है आपकी क्लास 11th की फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 में, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी में। आपने स्कूल में कार्नो इंजन, एंथैल्पी और एंट्रोपी के लॉस पढ़े थे और रोए थे कि ये इतने बोरिंग फॉर्मूलेज मेरे किस काम आएंगे। आपको पता नहीं था दोस्तों कि आपका खुद का ह्यूमन बॉडी, शरीर और दिमाग एक हीट इंजन है। आज इस पार्ट 6 में मैं आपको एक स्कूल टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल हैकर की तरह पढ़ाऊंगा। आज हम न्यूटन और डार्विन को छोड़कर यूनिवर्स के सबसे ताकतवर रूल्स में घुसेंगे। हम सीखेंगे कि क्यों आप 2 घंटे पढ़ने के बाद थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, जबकि टेस्ला और थॉमस एडिसन दिन में 18 घंटे काम करके भी फ्रेश रहते थे। अपने दिमाग का इंजन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आज हम मेहनत को फ्यूल में बदलना सीखेंगे। द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सक्सेस बिगिंस नाउ। द फर्स्ट लॉ, द लीकिंग बकेट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपको एक इल्यूजन तोड़ना होगा। आपको लगता है कि आप एक स्पिरिट या सूल हैं। फिजिक्स कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। 11th ग्रेड फिजिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थियोरेटिकल भाषा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दुनिया का सबसे ब्रूटल लाइफ लेसन है। डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी आप जो आग या एनर्जी अंदर लेते हैं डेल्टा क्यू, वो दो जगह जाती है, आपकी इंटरनल बॉडी की औकात या टेम्परेचर बढ़ाने में डेल्टा यू, और बाहर की दुनिया में काम करने में डेल्टा डब्ल्यू। रियल लाइफ एग्जीक्यूशन, आप सुबह उठते हैं, आपने अच्छी नींद ली, अच्छा खाना खाया, आपकी बैटरी 100% फुल है, डेल्टा क्यू। आप टेबल पर पढ़ने या अपना बिजनेस प्लान बनाने बैठते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सारी एनर्जी यूजफुल वर्क डेल्टा डब्ल्यू में लग जाए। पर 15 मिनट बाद आपका फोन बजता है, एक नोटिफिकेशन आता है, किसी ने इंस्टाग्राम पर आपको टैग किया है, आप फोन उठाते हैं। फिजिक्स कहती है कि आपकी आंखों और दिमाग के न्यूरॉन्स ने उस स्क्रीन को स्क्रॉल करने में एक एनर्जी लगाई। फिर आपने न्यूज़ देखी जहां दुनिया में तबाही हो रही है, आपको डर फील हुआ। ये एंग्जाइटी, ये डिस्ट्रैक्शन और ये गुस्सा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में इसे हीट लॉस कहते हैं। आपका इंजन काम नहीं कर रहा है, आपका इंजन फालतू की गर्मी, फ्रिक्शन या हीट पैदा कर रहा है और एनवायरनमेंट में लीक हो रहा है। और क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, फर्स्ट लॉ, जितनी एनर्जी उस हीट लॉस में चली गई, आपके पास काम करने के लिए उतनी ही एनर्जी कम हो गई। द साइकोलॉजिकल हैक फॉर द यूथ। इंडियन यूथ इसलिए थका हुआ, बर्ल्ट आउट नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो इसलिए थका हुआ है क्योंकि उसकी गाड़ी का इंजन का रेडिएटर लीक हो रहा है। अमीर लोग, टॉप 1% फाउंडर्स, अपने फोकस को लेकर इतने रूथलेस क्यों होते हैं? वो मेडिटेशन क्यों करते हैं? वो मंक मोड में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी फालतू की बहस में या सोशल मीडिया के ड्रामा में अपनी एनर्जी डाली, तो उनका डेल्टा डब्ल्यू, बिजनेस बिल्डिंग, जीरो हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ के फ्रिक्शंस को ढूंढना होगा। टॉक्सिक दोस्त, जंक फूड और ओवरथिंकिंग, ये सब आपसे आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स चुरा रहे हैं। स्टॉप ट्राइंग टू मैनेज योर स्केड्यूल, स्टार्ट सीलिंग द लीक्स इन योर एनर्जी बकेट। अब आपने अपने लीक्स सील कर दिया। आप कहते हैं, ठीक है, अब मैं अपना फोन बंद करूंगा और दिन में 16 घंटे बिना रुके पढ़ाई या कोडिंग करूंगा, मैं 100% एफिशिएंट बनूंगा। ये हसल कल्चर का सबसे बड़ा झूठ है और साइंस इस झूठ को 1824 में ही गलत साबित कर चुकी थी। मिलिए फ्रेंच फिजिसिस्ट निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नो से, जिन्होंने दुनिया का सबसे परफेक्ट इमेजिनरी इंजन बनाया, द कार्नो इंजन। 11th ग्रेड फिजिक्स, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। कार्नो ने मैथमेटिकल प्रूफ दिया कि दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई मशीन या इंजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। नो इंजन कैन कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। क्यों? क्योंकि एक इंजन तभी काम करता है जब वो एक हॉट रिजर्वॉयर, यानी गर्म जगह जहां से आग या एनर्जी आती है, से हीट ले और उस हीट का कुछ हिस्सा एक कोल्ड सिंक यानी ठंडी जगह में फेंक दे, रिजेक्ट करे। अगर इंजन के पास कोल्ड सिंक नहीं है जहां वो आराम कूल डाउन नहीं कर सकता, तो इंजन चल ही नहीं सकता, वो ब्लास्ट हो जाएगा। रियल लाइफ मीनिंग, द नेसेसिटी ऑफ रेस्ट, आराम की पावर। आपका दिमाग एक हीट इंजन है, आपका हॉट रिजर्वॉयर, आपका एम्बिशन, आपकी कॉफी, आपकी मोटिवेशन है। पर आपका कोल्ड सिंक क्या है? वो है आपकी नींद, आपका अकेले बैठना, आपका मेडिटेशन या नेचर में वॉक करना।
जब एक स्टूडेंट या फाउंडर लगातार 16 घंटे काम करता है बिना ब्रेक्स के, तो वो अपने दिमाग का कूलिंग सिस्टम यानी कोल्ड सिंक बंद कर देता है। दिमाग का टेम्परेचर स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है। 2 दिन बाद इंजन सीज हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में बर्नआउट कहते हैं। निकोला टेस्ला, जिनके बारे में हमने बात की, वो 84 आवर्स काम जरूर करते थे, लेकिन लोग उनकी लाइफ का आधा सच नहीं जानते। टेस्ला जब एक इन्वेंशन खत्म करते थे तो वो कई दिनों तक अपने होटल के कमरे में अकेले बैठते थे, कबूतरों को दाना खिलाते थे और डीप मेडिटेशन में जाते थे। वो अपना कोल्ड सिंक बहुत बड़ा रखते थे। द पिवट मेंटल शिफ्ट फॉर द व्यूअर। स्टॉप फीलिंग गिल्टी फॉर रेस्टिंग। आराम करने पर गिल्ट फील करना बंद कीजिए। जब आप रात को 8 घंटे सोते हैं या संडे को काम से छुट्टी ब्रेक लेते हैं तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स के सबसे बड़े रूल को फॉलो कर रहे हैं ताकि मंडे को आपका इंजन आग उगल सके। अमीर लोग वेकेशंस पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके पास फालतू पैसा है। वो वेकेशंस पर इसलिए जाते हैं ताकि उनका ब्रेन कोल्ड सिंक में जाकर वापस रीसेट हो सके और उनकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे। रेस्ट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ वर्क, रेस्ट इज द फ्यूल फॉर वर्क। द सेकेंड लॉ, एंट्रोपी एंड द लॉ ऑफ डिके। अब हम इस मास्टर क्लास के और शायद इस यूनिवर्स के सबसे डार्क और डरावने लॉ पर आते हैं। मैंने इसका पार्ट 1 में थोड़ा सा जिक्र किया था, पर आज हम इसका पूरा डाइसेक्शन करेंगे। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशन डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसे कहते हैं एंट्रोपी यानी केओस या डिसऑर्डर। फिजिक्स कहती है कि इस ब्रह्मांड यूनिवर्स में हर चीज अपने आप बर्बादी, डिके और बिखराव की तरफ बढ़ रही है। अगर आप अपने कमरे को, बेडरूम को साफ करके छोड़ दें और 1 महीने तक उसमें ना जाएं, तो क्या वो अपने आप साफ रहेगा? नहीं, उसमें धूल जम जाएगी, जाले लग जाएंगे। द नेचुरल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज केओस। दुनिया को बर्बाद होने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बर्बाद हो रही है। रियल लाइफ एग्जीक्यूशन, द मेंटेनेंस ऑफ सक्सेस। इंडियन यूथ को लगता है कि सक्सेस एक मंजिल है, डेस्टिनेशन है। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए फिर लाइफ सेट है, एक बार स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाए फिर ऐश ही ऐश है। थर्मोडायनेमिक्स इस सोच पर जोर से हंसती है। जब आप सक्सेस अचीव करते हैं, एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड कंपनी या एक फिट बॉडी बनाते हैं, तो आपकी एंट्रोपी लो या जीरो होती है। आपने एक सैंड कासल बना लिया है। लेकिन यूनिवर्स को लो एंट्रोपी पसंद नहीं है। जैसे ही आप आराम करने बैठते हैं, यूनिवर्स आपके एम्पायर पर अटैक कर देता है। आपका हेल्दी रिलेशनशिप अपने आप ड्राई और बोरिंग होने लगता है, एंट्रोपी। आपकी सक्सेसफुल कंपनी में एम्प्लॉयज पॉलिटिक्स और लड़ाई शुरू कर देते हैं, एंट्रोपी। आपका फिट शरीर अपने आप फैट और बीमारियों से भरने लगता है, एंट्रोपी। द बिलियनियर सीक्रेट। अगर यूनिवर्स हर चीज को तबाह कर रहा है, तो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनीज 40 साल से जिंदा और टॉप पर कैसे हैं? क्योंकि जेफ बेजोस और बिल गेट्स को पता है कि एंट्रोपी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी, लगातार ऊर्जा डालते रहना। आप सक्सेस हासिल करने के बाद रुक नहीं सकते। आपको अपने रिलेशनशिप में रोज एनर्जी यानी प्यार, नए एक्सपीरियंसेस डालने पड़ेंगे। आपको अपनी कंपनी में रोज नए इनोवेशंस यानी एनर्जी डालने पड़ेंगे। अगर आपने एनर्जी इनपुट बंद किया तो एंट्रोपी आपको खा जाएगी। लाइफ सेट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन है। लाइफ एक साइकिल है जिसे आपको मरते दम तक पेडल मारते रहना पड़ेगा, वरना आप गिर जाएंगे। एंथैल्पी एंड द एक्सोथर्मिक माइंडसेट। आपने एंट्रोपी को हरा दिया, आप अपने इंजन को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल। कुछ लोग होते हैं जो रूम में आते ही पूरे माहौल को ठंडा और नेगेटिव कर देते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स। और कुछ लोग, जैसे वो रॉक स्टार या इलॉन मस्क या एक महान लीडर, जब कमरे में आते हैं तो सबके अंदर एक जोश, पैशन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इंसानों के बीच ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है? इसका जवाब केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंटरसेक्शन में है, एंथैल्पी। 11th ग्रेड साइंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं। इन्हें शुरू होने के लिए बाहर से हीट या एनर्जी चाहिए होती है। ये आसपास के माहौल को ठंडा कर देती हैं। और कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। ये अपने अंदर से हीट या एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज करती हैं। ये आसपास के माहौल में आग लगा देती हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, द लीडर्स ऑरा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1. एंडोथर्मिक पीपल, द कंज्यूमर्स। ये वो लोग हैं जिन्हें हमेशा बाहर से मोटिवेशन चाहिए होता है। ये हमेशा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, दूसरों से सलाह या एडवाइस मांगते हैं। ये लोग जब किसी प्रोजेक्ट या कंपनी में आते हैं तो ये टीम की एनर्जी को एब्जॉर्ब यानी सोख लेते हैं। ये कंप्लेन करते हैं, इनके आसपास लोग थक जाते हैं। 2. एक्सोथर्मिक पीपल, द जनरेटर्स। ये टॉप 1% लीडर्स होते हैं। इनके अंदर एक अपनी आग होती है, इंटरनल हीट होती है। ये दूसरों से मोटिवेशन मांगते नहीं हैं, ये मोटिवेशन रिलीज करते हैं।
जब हेनरी फोर्ड अपनी फैक्ट्री में चलते थे तो उनकी प्रेजेंस से इंजीनियर्स अपना बेस्ट काम करने लगते थे। वो एक एक्सोथर्मिक इंजन थे। आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करना होगा कि आप जिंदगी भर एक एंडोथर्मिक कंज्यूमर बनकर रहेंगे जो दूसरों का वक्त और एनर्जी खा रहा है, या आप खुद अपने अंदर इतनी एनर्जी पैदा करेंगे कि लोग आपके आसपास आने के लिए तरस जाएंगे। एक्सोथर्मिक बनने के लिए आपको क्या चाहिए? अ मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस, एमटीपी। एक ऐसा लक्ष्य जो आपकी ज़ात यानी ईगो से बड़ा हो। जब आप अपने खुद के स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स आपके अंदर लिमिटलेस एनर्जी चैनल करने लगता है। द माइक्रो लूप क्लोजर एंड द ओपनिंग ऑफ द मैक्रो। दोस्तों, हमने इस वीडियो के शुरू में निकोला टेस्ला को अपना हीरो बनाया था। उन्होंने एनर्जी को हैक किया, उन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी दी। उनका दिमाग किसी गॉड यानी भगवान से कम नहीं था। लेकिन अगर टेस्ला इतने ही स्मार्ट थे, इतने ही पावरफुल थे, तो उनकी मौत एक गरीब यानी पेनीलेस अकेले इंसान की तरह क्यों हुई? जबकि उनके ही कॉम्पिटिटर थॉमस एडिसन एक बहुत अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर मरे। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? ये कौन सी जली हुई वायरिंग है जिसे टेस्ला समझ नहीं पाए? टेस्ला के पास एनर्जी थी, थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन टेस्ला को ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन द ह्यूमन वर्ल्ड नहीं आता था। इंसानी दुनिया में अपनी एनर्जी को कैसे भेजना और बेचना है, ये नहीं आता था। टेस्ला के पास इंजन था, लेकिन उन्हें बिजनेस और ह्यूमन साइकोलॉजी की फ्रीक्वेंसी नहीं पता थी। एक महान इंजन तब तक कचरा है जब तक उसकी ताकत पहिए तक ना पहुंचे। आपके पास बहुत नॉलेज है, आप दिन में 18 घंटे काम कर सकते हैं, आपने अपनी एंट्रोपी रोक ली है, आप एक परफेक्ट, हॉट, पावरफुल इंजन बन चुके हैं। लेकिन उस एनर्जी को दुनिया तक, सोसाइटी, मार्केट्स, कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचेगा? कैसे आप अपने दिमाग की वेव को दुनिया के लाखों लोगों के दिमाग के साथ सिंक करेंगे ताकि लोग आपको अपना पैसा, अपना वक्त और अपना प्यार दें? दोस्तों, पार्ट 7 में हम इस 100 आवर मास्टर क्लास के सबसे मैजिकल और सबसे इनविजिबल डिमेंशन में एंटर करने वाले हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स यानी इंजन से आगे बढ़कर उस फोर्स में घुसेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखती है। हम उठाएंगे 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव्स और रेजोनेंस। क्या आप जानते हैं कि मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग असल में फिजिक्स की रेजोनेंस यानी अनुनाद का ही एक रूप है? क्या आप जानते हैं कि क्यों एक छोटी सी साउंड वेव एक कांच यानी ग्लास को तोड़ सकती है? और ठीक उसी तरह कैसे आपका एक छोटा सा आइडिया दुनिया के लाखों लोगों के दिमाग को हैक कर सकता है? अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आइडियाज़ और अपने बिजनेस को एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसे बदल सकते हैं जो डायरेक्ट आपके टारगेट ऑडियंस के दिमाग के अंदर घुसकर आपसे कनेक्ट कर दे। आपका इंजन तैयार है। अब वक्त आ गया है ब्रॉडकास्ट शुरू करने का। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7, द 1940 स्टील कोलैप्स एंड द इनविजिबल फोर्स। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे थे और दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स अपने घुटनों पर बैठे रो रहे थे। एक सॉलिड स्टील का ब्रिज जिसे हजारों टन वजन झेलने के लिए बनाया गया था, वो एक नॉर्मल सी हवा के झोंके से पेपर की तरह क्यों फट गया? उस दिन कोई बॉम्ब नहीं गिरा था। उस दिन एक ऐसी इनविजिबल साइंस यानी अदृश्य साइंस ने अपना जादू दिखाया था, जिसे आपने स्कूल में पढ़ा तो जरूर, पर कभी उसकी असली ताकत को महसूस नहीं किया। आपने पार्ट 6 में अपनी बॉडी और दिमाग को एक इंजन बना लिया था। आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट टैलेंट है। आप वो सॉलिड स्टील का ब्रिज हैं। लेकिन आप रोते हैं कि मेरी कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही, मेरे यूट्यूब चैनल पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे, लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप मार्केटिंग और कम्युनिकेशन को जोर से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों पर चिल्ला रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट ले लो। लेकिन दुनिया के टॉप 1% विजनरीज जैसे स्टीव जॉब्स जानते थे कि दिमाग फोर्स से नहीं खुलता, दिमाग खुलता है रेजोनेंस यानी अनुनाद से। आज इस पार्ट 7 में हम आपकी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स बुक का एक ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक छोटी सी आवाज, साउंड वेव, एक मोटे कांच को तोड़ सकती है, और ठीक उसी तरह कैसे आपका एक छोटा सा आइडिया दुनिया के लाखों लोगों के दिमाग को हैक कर सकता है। आपका इंजन तैयार है। अब वक्त आ गया है ब्रॉडकास्ट शुरू करने का। अपने कान खोल लीजिए, क्योंकि आज हम फ्रीक्वेंसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। द लॉ ऑफ रेजोनेंस, व्हाई लाउड मार्केटिंग फेल्स। स्कूल में हमें एक फॉर्मूला रटाया गया था, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किताबी भाषा, थियोरेटिकल।
Every object in the universe has a natural frequency at which it tends to vibrate. When an external driving force is applied with a frequency that matches the object's natural frequency, the amplitude of vibration increases dramatically. This is called resonance. दुनिया की हर चीज़ की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर बाहर से आने वाली कोई वेव ठीक उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो उस चीज़ का वाइब्रेशन इनफाइनाइट यानी असीमित हो जाता है, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। रियल लाइफ मीनिंग, द साइकोलॉजी ऑफ गोइंग वायरल एंड ट्रू मार्केटिंग। टकोमा नैरोज ब्रिज, हुक वाला सीन इसीलिए नहीं टूटा क्योंकि हवा बहुत तेज थी। वो इसीलिए टूटा क्योंकि उस नॉर्मल हवा की फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एग्जैक्टली मैच कर गई थी। रिजल्ट, रेजोनेंस, ब्रिज तबाह हो गया। अब इस सेम फिजिक्स को अपने बिजनेस और करियर पर अप्लाई कीजिए। आपका कस्टमर या आपकी ऑडियंस वो क्रिस्टल ग्लास है। उनके दिमाग की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उनके डर, उनके सपने, उनकी इनसिक्योरिटीज। आम लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं? वो लाउड होते हैं। वो एड्स पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, चिल्लाते हैं बाय वन गेट वन फ्री, मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। ये वही आदमी है जो ग्लास के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था। ग्लास ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एड उनके दिमाग को टच ही नहीं करता। लेकिन एक मास्टर मार्केटर, ओपेरा सिंगर चिल्लाता नहीं है, वो अपने कस्टमर की फ्रीक्वेंसी ढूंढता है। द सेगमेंटेड इनसाइड ड्रॉप, द 1997 एप्पल रेजोरेक्शन। 1997 में एप्पल कंपनी लगभग बैंकरप्ट यानी खत्म होने वाली थी। उनके कंप्यूटर्स बिक नहीं रहे थे। स्टीव जॉब्स वापस आए। उन्होंने टीवी पर आकर ये नहीं कहा हमारे कंप्यूटर में 500 MB रैम है और हम IBM से फास्ट हैं। लाउड मार्केटिंग। उन्होंने एक ऐसी वेव निकाली जिसने पूरी दुनिया के दिमाग में रेजोनेंस पैदा कर दिया। कैंपेन का नाम था थिंक डिफरेंट। उन्होंने उन लोगों कस्टमर्स की फ्रीक्वेंसी को पकड़ा जो खुद को सोसाइटी में मिसफिट समझते थे, जो रिबल्स थे। जॉब्स ने उन्हें उनकी ही भाषा में बोला, हियर्स टू द क्रेजी वंस, द मिसफिट्स, द रेबल्स। जॉब्स ने एक बार भी कंप्यूटर का नाम नहीं लिया, पर रिजल्ट क्या हुआ? पूरा मार्केट रेजोनेंस में वाइब्रेट करने लगा। लोग एप्पल के स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। एप्पल ने लाउडनेस यूज नहीं की, उन्होंने फ्रीक्वेंसी मैचिंग यूज की। आपको अपने स्टार्टअप, अपने यूट्यूब चैनल या अपने इंटरव्यू में चिल्लाना नहीं है। आपको सामने वाले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसके डीप डिजायर्स को ढूंढना है और ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर अपना मैसेज वाइब्रेट करना है। जैसे ही मैचिंग होगी, सेल्स और सक्सेस अपने आप एफर्टलेसली एक्सप्लोड हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द टीम डायनामिक्स। आपने रेजोनेंस से ऑडियंस को तो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन पार्ट 4 में हमने जो केमिस्ट्री के थ्रू टीम बनाई थी, उस टीम को इस वेव थ्योरी में कैसे टेस्ट करें? फिजिक्स में इसका बहुत ही डेंजरस कंसेप्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस। किताबी भाषा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संरचनात्मक व्यतिकरण। जब दो वेव्स के क्रेस्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा एक दूसरे से परफेक्टली मैच करते हैं तो वो जुड़कर एक और भी बड़ी मैसिव वेव बनाते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशकारी व्यतिकरण। जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ यानी नीचे वाले हिस्से से टकराता है तो दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल यानी खत्म कर देती हैं, एनर्जी जीरो हो जाती है। रियल लाइफ एग्जीक्यूशन, द बोर्ड रूम एनर्जी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपने किसी स्पेसिफिक दोस्त, को फाउंडर या पार्टनर के साथ बैठकर काम करते हैं तो आप दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना ब्रिलियंट आइडिया निकाल लेते हैं जो आप अकेले 10 दिन में भी नहीं निकाल पाते? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आपके दिमाग की वेव और उसके दिमाग की वेव इन फेज यानी एक ही रिदम में है। 1 + 1 = 11 हो जाता है। लेकिन आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास बैठते ही आपकी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। वो कुछ बुरा नहीं बोलते, पर उनकी प्रेजेंस आपको थका देती है, ड्रेनिंग। आप कोई आइडिया देते हैं, वो तुरंत उसमें एक नेगेटिव पॉइंट निकाल देते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। उनकी वेव यानी पेसिमिज्म या डर आपकी वेव को 180 डिग्री पर हिट कर रही है। वो आउट ऑफ फेज हैं। रिजल्ट, आप दोनों की टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है। द पिवट, मेंटल शिफ्ट फॉर द व्यूअर। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स ठीक इसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिजिक्स पर काम करते हैं। वो बाहर की आवाज़ की एग्जैक्ट ऑपोजिट वेव पैदा करते हैं ताकि शोर जीरो हो जाए। अपनी लाइफ में देखिए, क्या आपका बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपकी एम्बिशन का नॉइस कैंसलिंग हेडफोन तो नहीं बन गया है, जो आपके हर नए आइडिया की वेव को कैंसिल कर रहा हो? अगर आप डिस्ट्रक्टिव फेज में हैं तो आपकी पूरी बॉडी का इंजन थर्मोडायनेमिक्स वेस्ट हो जाएगा। आपको उन लोगों के साथ अपना मीडियम यानी रिश्ता कट करना पड़ेगा और उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी वेव के साथ कंस्ट्रक्टिव फेज में वाइब्रेट करें। दी ओपन लूप, द इनविजिबल पुल। आपने अपनी आवाज़, साउंड वेव्स को ठीक कर लिया, आपने अपनी टीम की वेव्स को सिंक कर लिया, लेकिन साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव्स की एक लिमिट होती है। वो हवा या पानी के बिना ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन ए वैक्यूम। लेकिन दुनिया का टॉप 0.01% इंसान, द विजनरी, अपनी ताकत को वहां तक कैसे पहुंचाता है जहां उसकी आवाज जा ही नहीं सकती? कैसे एक इंसान बिना एक शब्द बोले लाखों लोगों को अपना फॉलोअर बना लेता है? यहाँ मैकेनिकल फिजिक्स खत्म होती है और शुरू होती है 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का सबसे डीप, सबसे अदृश्य चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
कैसे आप अपने बिजनेस और अपनी पर्सनालिटी को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में बदल सकते हैं जो लोगों को आपकी तरफ बिना किसी फिजिकल फोर्स के खींच ले। बिना सोचे फैराडे और मैक्सवेल के उन लॉज को याद कीजिए जिन्होंने मॉडर्न दुनिया का नक्शा बनाया था। फैराडेज लॉ, द आर्ट ऑफ इनविजिबल इन्फ्लुएंस। स्कूल में आपने इसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से पढ़ा होगा। किताबी भाषा, whenever there is a change in the magnetic flux linked with a circuit, an EMF is induced in it। यानी जब भी किसी वायर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उस वायर के अंदर अपने आप इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। इसे इंडक्शन कहते हैं। रियल लाइफ मीनिंग, द क्रिएशन ऑफ अ ब्रांड्स ऑरा, प्रभाव मंडल। ये फिजिक्स का सबसे मैजिकल लॉ है। ध्यान से सुनिए। आपको वायर को टच करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। आपको सिर्फ उसके आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड को मूव करना है। आम इंसान और एवरेज कंपनीज अपने कस्टमर्स को फोर्स करते हैं, वो सेल्समैन भेजते हैं फिजिकल कनेक्शन। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कल्ट ब्रांड्स जैसे कि नाइकी, हार्ली डेविडसन या रॉलेक्स आपको फोन करके नहीं कहते कि उनकी घड़ी खरीद लो। उन कंपनीज ने अपने ब्रांड की एक इतनी स्ट्रॉन्ग इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड, स्टोरी टेलिंग, प्रेस्टीज और क्वालिटी का ऑरा बना दी है कि जब आप उस ब्रांड के करीब आते हैं तो आपके दिमाग के अंदर अपने आप डिजायर यानी करंट पैदा हो जाता है। इसे मार्केटिंग की भाषा में इनबाउंड मार्केटिंग या ब्रांड पुल कहते हैं। द साइकोलॉजिकल हैक फॉर द यूथ। आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं या किसी क्लाइंट से मिलते हैं। अगर आप गिड़गिड़ाएंगे, बेक करेंगे, सर प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो आप फोर्स यूज़ कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में फैराडे का लॉ अप्लाई करना है। आपको अपनी स्किल्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी नॉलेज का एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस से, अपने वर्क पोर्टफोलियो से, कि जब सामने वाला आपको देखे तो उसके दिमाग में अपने आप ये करंट यानी इंडक्शन पैदा हो जाए कि मुझे इस इंसान को अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? फिजिक्स कहती है कि जब चार्ज यानी एनर्जी लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तब मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर आप रोज अपना गोल चेंज करेंगे, आज कोडर बन गए, कल यूट्यूबर, परसों ट्रेडर, तो आपकी एनर्जी रैंडम हो जाएगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। अगर आप 5 साल तक एक ही फील्ड में रेलेंटलेस यानी लगातार एनर्जी पुश करेंगे तो आप एक मैग्नेट बन जाएंगे। और फूल को मधुमक्खी को बुलाने नहीं जाना पड़ता, फूल सिर्फ खिलता है, मधुमक्खी अपने आप आती है। द मैक्रो लूप क्लोजर, द सिम्फनी ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों, हम अपनी इस 100 आवर मास्टर क्लास के 7वें हिस्से में खड़े हैं। आपको याद है पार्ट 1 में हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक छोटी सी एनसीईआरटी की किताब से जिसे आप बोरिंग समझते थे। लेकिन अब आपके पास दुनिया को जीतने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। फिजिक्स यानी मैकेनिक्स ने आपको रुकने, लेजीनेस से बचाया और मोमेंटम दिया। बायोलॉजी ने आपको डायनासोर्स की तरह रिजिड थिंकिंग से मरने से बचाया और अडेप्ट करना सिखाया। मैथ्स यानी कैलकुलस ने आपके लीनियर हार्डवर्क को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल दिया। केमिस्ट्री ने आपको टॉक्सिक लोगों से बचाया और अनब्रेकेबल टीम, कोवेलेंट बॉन्ड दी। क्वांटम फिजिक्स ने आपको सेफली रिस्क लेना, सुपरपोजिशन सिखाया। थर्मोडायनामिक्स ने आपके एनर्जी लीक्स को बंद किया और आपको एक टायरलेस इंजन बनाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने आपको आपके और आपके आइडियाज को एक मैग्नेटिक ऑरा दे दिया जिससे दुनिया आपकी तरफ खिंची चली आए। ये कोई 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है दोस्तों, ये यूनिवर्स की एक सिंगल सिम्फनी यानी धुन है। ये वो भाषा है जिससे भगवान, गॉड या नेचर ने इस रियलिटी को कोड किया है। जब एक इंसान इन सारे लॉज को अपनी लाइफ में अलाइन कर लेता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत, सोसाइटी, पॉवर्टी या लक हरा नहीं सकती, क्योंकि वो इंसान अब सोसाइटी के बनाए लॉस पर नहीं, वो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉस पर खेल रहा है। लेकिन आपने पूरी तैयारी कर ली, आपका इंजन परफेक्ट है, आपकी फ्रीक्वेंसी परफेक्ट है, आप कल सुबह अपना मास्टर प्लान लॉन्च करने वाले हैं। अचानक एक ऐसी चीज होती है जिसका कैलकुलेशन ना तो न्यूटन कर पाए थे ना आइंस्टाइन। आप कार लेकर निकलते हैं और एक रैंडम अनजान आदमी आकर आपकी गाड़ी ठोक देता है। आपका पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता है। ब्रह्मांड या यूनिवर्स में सब कुछ इक्वेशंस पर नहीं चलता। यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जो मैथ्स और फिजिक्स को फेल कर देती है। दोस्तों, पार्ट 8 में हम साइंस के सबसे खतरनाक, सबसे अनप्रेडिक्टेबल यानी जिसका अंदाजा न लगाया जा सके हिस्से में एंटर करने वाले हैं। अब तक हमने उन लॉज को पढ़ा जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन क्या होगा जब अचानक एक ऐसी बीमारी आ जाए जिसका नाम आपने कभी सुना ना हो? क्या होगा जब मार्केट अचानक क्रैश हो जाए बिना किसी वार्निंग के? अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे केओस थ्योरी और द बटरफ्लाई इफेक्ट। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में एक टॉर्नेडो आ सकता है? ये मजाक नहीं, ये प्योर मैथमेटिक्स है। मैं आपको सिखाऊंगा कि जब लाइफ अचानक रैंडम हो जाए, जब आपके सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाएं, तो उस केओस के अंदर पैटर्न कैसे ढूंढा जाता है। हम सीखेंगे कि ब्लैक स्वॉन इवेंट से अमीर लोग और ज्यादा अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि आम लोग तबाह हो जाते हैं। आपका कंट्रोल अब खत्म होने वाला है। रियलिटी की अनसर्टेनिटी आपके सामने आने वाली है। लेट्स स्टार्ट पार्ट 8, द 8 PM ब्रॉडकास्ट एंड द डेथ ऑफ द 5-year प्लान। दोस्तों, रात के 8 बज रहे थे और दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन टूटने वाला था, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली यानी फिजिक्स, आपने अपनी टीम बना ली यानी केमिस्ट्री, आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली यानी कैलकुलस। आप एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहे थे। आपने सोचा था अगर मैं 10 घंटे मेहनत करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली एक्स रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर रियलिटी आपके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। एक ऐसा हादसा होता है जिसका आपके हार्ड वर्क से कोई
लेना देना ही नहीं था। मार्केट क्रैश हो जाता है, एआई आकर आपकी पूरी इंडस्ट्री को खा जाता है, एक माइक्रोस्कोपिक वायरस पूरी दुनिया को बंद कर देता है। आप रोते हैं मेरी क्या गलती थी, मैंने तो सारे रूल्स फॉलो किए थे। आपकी गलती ये थी दोस्तों कि आपने स्कूल में लीनियर मैथ पढ़ी थी। आपको लगता था कि लाइफ एक सीधी लाइन है, लेकिन नेचर, यूनिवर्स और ग्लोबल इकोनॉमी सीधी लाइन पर नहीं चलते। वो एक ऐसी मैथमेटिक्स पर चलते हैं जिसे सुनते ही क्लासिकल साइंटिस्ट्स के पसीने छूट जाते हैं। आज इस पार्ट 8 में हम आपकी क्लास 12 की मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस और प्रोबेबिलिटी और बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड इम्यूनिटी का एक ऐसा डार्क फ्यूजन करेंगे जो आपको तबाही यानी डिजास्टर से अमीर बनना सिखाएगा। हम पढ़ेंगे केओस थ्योरी और द बटरफ्लाई इफेक्ट। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों आपका 5 ईयर प्लान दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है और कैसे आप अपनी लाइफ को एक ऐसी एंटी फ्रेजाइल मशीन में बदल सकते हैं जो डिजास्टर आने पर टूटती नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। आपका कंट्रोल अब खत्म होने वाला है। केओस में स्वागत है। द डेथ ऑफ न्यूटन एंड द मीटरोलॉजिस्ट्स मिस्टेक। आइजैक न्यूटन ने हमें सिखाया था कि दुनिया एक घड़ी की तरह है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो आप एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाकर बता सकते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा। लेकिन 1961 में एडवर्ड लॉरेंस ने इस डिटर्मिनिस्टिक दुनिया को हमेशा के लिए आग लगा दी। लॉरेंस ने एक बहुत छोटा सा डेसिमल नंबर राउंड ऑफ किया था, 0.50617 से 0.506। ये फर्क इतना छोटा था जैसे हवा में एक धूल का कण। लेकिन ठीक 12th ग्रेड मैथ की वजह से वो छोटा सा फर्क टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता गया और उसने पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। इस खोज को एक नाम दिया गया जो आज पॉप कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है, द बटरफ्लाई इफेक्ट। किताबी भाषा, इन chaos theory the butterfly effect is the sensitive dependence on initial conditions in which a small change in one state of a deterministic non-linear system can result in large differences in a later state. Real life meaning, ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से पैदा हुई हवा का एक छोटा सा झोंका कुछ हफ्तों बाद टेक्सास में एक भयानक टॉर्नेडो ला सकता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये कोई फिलोसफिकल कविता नहीं, ये एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स है। इसका आपकी लाइफ से क्या कनेक्शन है? आप प्लान बनाते हैं, मैं 4 साल बीटेक करूंगा, फिर 2 साल एमबीए करूंगा, फिर मुझे 20 लाख का पैकेज मिलेगा और मैं 30 की उम्र में घर खरीदूंगा। आप अपनी लाइफ को लीनियर मान रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ एक नॉन लीनियर केओटिक सिस्टम है। आपके 5 साल के प्लान का टॉर्नेडो कब आएगा? शायद एक दिन आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हों, एक अनजान आदमी आपसे टाइम पूछे, आप उससे बात करें, वो आदमी किसी कंपनी का सीईओ निकले और आपको एक ऐसी जॉब दे दे जो आपने कभी प्लान नहीं की थी। पॉजिटिव बटरफ्लाई इफेक्ट। या शायद दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक नया एआई टूल लॉन्च हो और अगले 6 महीने में आपकी पूरी बीटेक डिग्री की वैल्यू 0 हो जाए। नेगेटिव बटरफ्लाई इफेक्ट। द टॉप 1% बिलियनर्स 5 साल का रिजिड प्लान नहीं बनाते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया केओटिक है। अगर आप अपने प्लान को लेकर जिद्दी यानी स्टबर्न होंगे तो जैसे ही मौसम बदलेगा आप टूट जाएंगे। अमीर लोग एक जनरल डायरेक्शन यानी एक दिशा तैयार करते हैं, पर वो अपने हर दिन के डिसीजंस को इतना फ्लेक्सिबल रखते हैं कि अगर कल सुबह एआई दुनिया बदल दे तो वो दोपहर तक अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल सके। स्टॉप प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, स्टार्ट बिल्डिंग अ सिस्टम दैट कैन सर्वाइव एनी फ्यूचर। द ब्लैक स्वान, व्हेन प्रोबेबिलिटी लाइज टू यू। आपने क्लास 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ी है। आपको सिखाया गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेल कर्व। स्कूल कहता है कि जो चीज हिस्ट्री में हमेशा होती आई है वही फ्यूचर में भी होगी। एवरेज निकाल लो। इस सोच को बर्बाद किया एक्स वॉल स्ट्रीट ट्रेडर और मैथमेटिशियन नसीम निकोलस तालिब ने अपनी लेजेंडरी बुक द ब्लैक स्वान में। तालिब कहते हैं कि दुनिया एवरेज से नहीं चलती, दुनिया को शेप करते हैं वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 मानी जाती थी, जिन्हें किसी ने आते हुए नहीं देखा। द 2008 फाइनेंशियल क्रैश, ब्लैक स्वान। द 2020 पैंडेमिक, ब्लैक स्वान। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट, ब्लैक स्वान। जब एक ब्लैक स्वान आता है तो वो हिस्ट्री के सारे रूल्स तोड़ देता है। आप जॉब सिक्योरिटी के लिए एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं जो 50 साल से टॉप पर है। आपको लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फायरिंग 0% है, लेकिन एक नया टेक इन्वेंशन आता है, काला हंस, और वो 50 साल पुरानी कंपनी एक हफ्ते में बैंकरप्ट हो जाती है, जैसे कोडैक या ब्लॉकबस्टर। द सेगमेंटेड इनसाइड ड्रॉप, द टर्की इल्यूजन। तालिब एक बहुत ही ब्रूटल एग्जांपल देते हैं। द टर्की, एक मुर्गा। सोचिए आप एक मुर्गे हैं। टर्की, एक इंसान रोज सुबह आता है और आपको खाना देता है। डे 1 इंसान ने खाना दिया, डे 100 इंसान ने खाना दिया, डे 1000 मुर्गा अपने दिमाग में एक प्रोबेबिलिटी बनाता है कि ये इंसान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, मेरे जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 100% है। लेकिन ठीक 1001वें दिन, थैंक्सगिविंग के दिन, वो इंसान खाना लेकर नहीं आता, वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर आता है और मुर्गे की गर्दन काट देता है। आम इंसान की जिंदगी उस टर्की की तरह है। आपको लगता है आपकी जॉब सेफ है, आपकी स्किल सेफ है, क्योंकि पिछले 1000 दिन से आपको सैलरी मिल रही है, पर आपको नहीं पता कि थैंक्सगिविंग यानी एआई रेवोल्यूशन या मार्केट क्रैश कब आने वाला है। द लॉन्गर यू गो विदाउट अ डिजास्टर, द क्लोजर यू आर टू अ मैसिव वन। तो इस ब्लैक सॉन यानी खतरे से बचा कैसे जाए? बायोलॉजी ऑफ एंटी फ्रेजिलिटी, द इम्यून सिस्टम हैक। जब फिजिक्स और मैथ्स यानी प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है, तब नेचर हमें बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा वेपन यूज करती है। क्लास 12th बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, द इम्यून सिस्टम। हमें स्कूल में एक टर्म सिखाया जाता है, होम्योस्टैसिस, बॉडी की टेंडेंसी अपना बैलेंस और टेम्परेचर नॉर्मल रखने की। हम चाहते हैं सब कुछ स्टेबल रहे, लेकिन नसीम तालिब एक नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट करते हैं जिसका नेचर में डायरेक्ट बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट है, एंटी फ्रेजाइल, अटूट से भी आगे। दुनिया में 3 तरह की चीजें होती हैं, फ्रेजाइल यानी नाजुक। एक कांच का ग्लास, इसे टेबल से नीचे फेंको यानी केओस दो, ये टूट जाएगा। ये वो इंसान है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर डिप्रेशन में चला जाता है। रोबस्ट यानी मजबूत, एक लोहे यानी आयरन का ग्लास, इसे टेबल से फेंको, इसे कुछ नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ये वो इंसान है जो प्रॉब्लम आने पर टूटता नहीं, सह लेता है यानी एंड्योर कर लेता है। एंटी फ्रेजाइल, द अल्टीमेट गोल, ये एक ऐसी चीज है जिसे अगर टेबल से फेंको तो वो टूटने के बजाय और बड़ी और ताकतवर हो जाती है। क्या नेचर में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है?
यस, आपका अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। वैक्सीन या टीका कैसे काम करता है? डॉक्टर्स आपकी बॉडी में एक जिंदा या अधमरा वायरस यानी केओस डालते हैं। अगर आपकी बॉडी रोबस्ट यानी लोहे जैसी होती तो वो उस वायरस को सह लेती। लेकिन आपकी बॉडी एंटी फ्रेजाइल है। जब बॉडी देखती है कि एक छोटा सा वायरस आया है तो वो अपने अंदर मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स यानी एंटीबॉडीज बनाती है। बॉडी उस छोटे से केओस से सीखती है और खुद को फ्यूचर के बड़े अटैक्स के लिए 100x ज्यादा ताकतवर बना लेती है। द पिवट मेंटल शिफ्ट फॉर द व्यूअर। आप अपनी लाइफ को फ्रेजाइल बनाकर बैठे हैं। आप रोते हैं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी जॉब स्टेबल रहे। आप एक बंद कमरे में बिना किसी वायरस के रहना चाहते हैं। लेकिन बायोलॉजी कहती है कि अगर एक बच्चे को बिल्कुल साफ स्टेराइल माहौल में रखा जाए, उसे कभी मिट्टी यानी डर्ट में खेलने न दिया जाए, तो उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा कि बड़ा होने पर उसे एक छोटा सा बुखार यानी फीवर भी मार देगा। अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में जानबूझकर माइक्रो केओस यानी छोटे छोटे खतरे डालते रहते हैं। वो नई स्किल सीखने में फेल होते हैं। वो छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जहां उनके थोड़े पैसे डूबते हैं। क्यों? ताकि उनका बिजनेस इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। जब दुनिया में 2020 जैसा बड़ा यानी मैक्रो केओस आता है तो आम लोग फ्रेजाइल यानी तबाह हो जाते हैं। पर वो एंटी फ्रेजाइल लोग उस केओस को खाकर और बड़े बिलियनियर्स बन जाते हैं, जैसे जूम या Amazon ने किया। Stop avoiding chaos. Start exposing yourself to small, manageable risks. Break your muscles so they can grow back stronger. The asymmetric risk, the mathematical cheat code. अब आप कहेंगे, सर एंटी फ्रेजाइल बनने के लिए क्या मैं रोड पर चलते हुए रैंडम लोगों से पंगे लूं? क्या मैं अपनी सारी सेविंग्स किसी सस्ते क्रिप्टो कॉइन में डाल दूं? नहीं, एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब बेवकूफ़ी यानी स्टुपिडिटी नहीं है। एंटी फ्रेजाइल बनने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी की सबसे एडवांस्ड एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड यानी असममित जोखिम। क्लासिकल थिंकिंग यानी लीनियर। अगर मैं 100 रुपए का रिस्क लूंगा तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। सिमेट्रिक यानी बराबर। क्वांटम यानी बिलियनियर थिंकिंग एसिमेट्रिक। मैं एक ऐसी जगह गेम खेलूंगा जहां मेरा डाउनसाइड यानी गिरने का खतरा यानी नुकसान स्ट्रिक्ट और लिमिटेड है, लेकिन मेरा अपसाइड यानी ऊपर जाने का फायदा इनफाइनाइट यानी असीमित है। द ओपन लूप क्लोजर, द यूट्यूब एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं। आप वीकेंड्स पर एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। इसमें आपका डाउनसाइड यानी रिस्क क्या है? ज्यादा से ज्यादा आपके 2 घंटे बर्बाद होंगे और वीडियो पर 0 व्यूज आएंगे। आपके बैंक से पैसे नहीं कटेंगे। आपका नुकसान फिक्स्ड है यानी लिमिटेड डाउनसाइड। लेकिन इसका अपसाइड यानी रिवॉर्ड क्या है? अगर बटरफ्लाई इफेक्ट ने काम किया, एल्गोरिदम ने आपको पिक कर लिया, तो एक ही वीडियो अचानक 10 मिलियन व्यूज हिट कर सकता है। आप रातों रात लाखों रुपए कमा सकते हैं। ब्रांड डील्स मिल सकती हैं यानी इनफाइनाइट अपसाइड। इसे कहते हैं पॉजिटिव ब्लैक स्वॉन को अपने आंगन में बुलाना। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करते हैं जहां उनका डाउनसाइड इनफाइनाइट होता है, जैसे बड़ा लोन लेकर घर लेना, जॉब गई तो पूरी लाइफ तबाह हो जाए, और अपसाइड लिमिटेड होता है, सिर्फ फिक्स सैलरी। आपको अपनी लाइफ ऐसी बनानी है, हेड्स आई विन मैसिवली, टेल्स आई लूज अ वेरी टाइनी अमाउंट। यानी चित आया तो मैं अमीर बनूंगा, पट आया तो मेरी जेब से सिर्फ 1 रुपया गिरेगा। जब आप ऐसे हजारों छोटे छोटे एसिमेट्रिक बेट्स यानी रिस्क लेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक बार यानी वन टाइम सही होना पड़ेगा। द मैक्रो लूप क्लोजर, राइडिंग द टॉर्नेडो। दोस्तों, हमने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया है। यूनिवर्स कोई परफेक्टली चलने वाली घड़ी नहीं है। यूनिवर्स एक उबलता हुआ केओटिक समंदर है जिसमें तूफान आना तय है। आप स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ते ताकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें। आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब फ्यूचर आपके सारे प्लान्स को आग लगा दे, तब आपके पास वो दिमागी इम्यून सिस्टम हो जो उस आग की गर्मी से अपना खाना पका सके। बटरफ्लाई इफेक्ट आपसे कहता है कि आपका एक छोटा सा एक्शन, आज की हुई एक फोन कॉल, आज पढ़ी हुई एक बुक, आज शुरू किया हुआ एक छोटा सा प्रोजेक्ट 5 साल बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉजिटिव टॉर्नेडो ला सकता है जिसका कैलकुलेशन दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता। आपको बस पिच पर खड़े रहना है, छोटे छोटे कट्स खाने हैं ताकि मसल स्ट्रांग हो। डिजास्टर इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। फॉर द एंटी फ्रेजाइल, डिजास्टर इज द स्टार्टिंग लाइन। लेकिन आपने फिजिक्स हैक कर ली, आपने बायोलॉजी समझ ली, आपने केओस को अपना दोस्त बना लिया। आपके पास एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, फिर भी आप नहीं करते। आपको पता है फोन स्क्रॉल नहीं करना है, पर आप करते हैं। आपको पता है जंक फूड नहीं खाना है, पर आप खाते हैं। ये आपका दिमाग नहीं कर रहा है। आपके दिमाग के अंदर एक केमिकल मास्टर बैठा है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो आपके हर एक्शन, आपकी हर खुशी और आपके हर डिप्रेशन को एक पपेट यानी कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, पार्ट 9 में हम इस 100 आवर मास्टर क्लास के उस आखिरी और सबसे डार्क बायोलॉजिकल ट्रुथ में एंटर करने वाले हैं जिसने पूरे ह्यूमन बिहेवियर को गुलाम बना रखा है। हम उठाएंगे 11th और 12th ग्रेड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस यानी न्यूरो मॉड्यूलेटर्स, और हम फोकस करेंगे एक सिंगल गॉडली मॉलिक्यूल पर, डोपामीन।
हमें लगता है डोपामिन खुशी का केमिकल है। ये न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा झूठ है। डोपामिन खुशी का नहीं, डिजायर और मोटिवेशन यानी भूख और तलब का केमिकल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सारे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, कसिनोज और जंक फूड कंपनीज ठीक उसी रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर फिजिक्स का यूज कर रही हैं जिसने आपके ब्रेन को हाईजैक कर लिया है? अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने खुद के डोपामिन सिस्टम को रीवायर यानी हैक कैसे कर सकते हैं। कैसे आप काम करने यानी हार्ड वर्क को एक वीडियो गेम खेलने जितना एडिक्टिव बना सकते हैं। आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब रेडी है। अब हम उस बैटरी को हैक करेंगे जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है। लेट्स स्टार्ट पार्ट 9, द 1954 डेथ एक्सपेरिमेंट एंड द लेवर ऑफ डूम। दोस्तों, 1954 में साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जिसने ह्यूमन साइकोलॉजी की पूरी हिस्ट्री बदल दी थी। उस पिंजरे के लेवर में कोई ड्रग या जहर नहीं था। उस लेवर का वायर सीधे उस चूहे के दिमाग के एक छोटे से हिस्से न्यूक्लियस अकम्बन से जुड़ा था। जैसे ही चूहा लेवर दबाता, उसके दिमाग में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट जाता और एक केमिकल रिलीज होता। एक ऐसा केमिकल जो इस पूरी दुनिया को, स्टॉक मार्केट्स को, वॉर्स को और आपके बेडरूम को चला रहा है, डोपामिन। आप उस चूहे को देखकर सोच रहे होंगे कि कितना बेवकूफ जानवर था, एक बटन के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों, रात के 2 बजे जब आपकी आंखें थककर लाल हो चुकी होती हैं, आपको कल सुबह एग्जाम देने जाना है या ऑफिस जाना है, पर आप अपने बिस्तर पर अंधेरे में लेटे हुए अपने फोन की स्क्रीन पर लगातार इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स को ऊपर की तरफ स्वाइप यानी स्क्रॉल कर रहे होते हैं। 1 घंटे में 1000 स्वाइप्स। आपने खाना छोड़ दिया है, आपने नींद छोड़ दी है, आप अपना करियर और अपने रिलेशनशिप्स बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? आप एग्जैक्टली वही लीवर दबा रहे हैं जो उस चूहे ने दबाया था। आपका दिमाग हैक हो चुका है। आज इस पार्ट 9 में हम बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस के सबसे डार्क चैप्टर में एंटर करेंगे। आपने क्लास 11th की बायोलॉजी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी। आपने साइनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और नर्वस सिस्टम का डायग्राम बनाया था और 10 मार्क्स लेके आगे बढ़ गए थे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलिकॉन वैली की ट्रिलियन डॉलर कंपनीज, मेटा, गूगल, कसिनो इंडस्ट्री आपकी उसी 11th क्लास की बायोलॉजी बुक का यूज करके आपको अपना गुलाम, स्लेव कैसे बना रही हैं। हम डोपामीन का सबसे बड़ा झूठ पकड़ेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि इस केमिकल को अपने एनिमीज, डिस्ट्रैक्शन से छीनकर अपने हार्ड वर्क से कैसे जोड़ा जाता है। आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परफेक्ट था, पर आज हम उस बैटरी को हैक करेंगे जो आपको बिस्तर से उठाती है। वेलकम टू द डोपामीन कार्टेल। द बिगेस्ट लाई इन बायोलॉजी, द वांटिंग वर्सेस लाइकिंग ब्रेन। हमें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है। इंटरनेट के आम गुरुज आपको कहते हैं डोपामीन इज द प्लेजर केमिकल, ये खुशी का हार्मोन है। अगर डोपामीन खुशी का केमिकल होता तो जो इंसान दिन में 6 घंटे वीडियो गेम खेलता है या सोशल मीडिया चलाता है, उसे तो दुनिया का सबसे खुश और शांत इंसान होना चाहिए था। पर रियलिटी में वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड, एंग्शियस और दुखी इंसान होता है। न्यूरोसाइंस ने अप्रूव कर दिया है कि डोपामीन इज नॉट अबाउट प्लेजर, डोपामीन इज अबाउट एंटिसिपेशन एंड मोटिवेशन। डोपामीन खुशी नहीं देता, डोपामीन किसी चीज को पाने की तलब या भूख पैदा करता है। इवोल्यूशन को ध्यान से समझिए। हजारों साल पहले जब हम जंगल में थे तो हमें जिंदा रहने के लिए खाना, एप्पल या मीट ढूंढना था। अगर खाना खाने के बाद डोपामीन निकलता तो इंसान आलसी हो जाता। नेचर ने सिस्टम उल्टा बनाया। जैसे ही आपने दूर पेड़ पर एक एप्पल देखा, आपके दिमाग में एक डोपामीन का स्पाइक आया। उस डोपामीन ने आपको ताकत, एनर्जी दी कि आप भागकर पेड़ पर चढ़ें। जैसे ही आपने एप्पल खा लिया, डोपामीन गिर जाता है, ड्रॉप्स, और दूसरे केमिकल्स आते हैं जो आपको शांति, सेटिस्फैक्शन देते हैं। डोपामीन का काम आपको खुश करना नहीं है, डोपामीन का काम आपसे एक्शन करवाना है। ये आई वांटेड केमिकल है, आई लाइक इट केमिकल नहीं। द सेगमेंटेड इनसाइड ड्रॉप, द मॉडर्न ट्रैप। आज की प्रॉब्लम क्या है? हम जंगल में नहीं हैं। आज हमारे फोन में स्विगी, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स हैं। आपको एक्शन नहीं करना पड़ता, आप बस एक बटन दबाते हैं और दिमाग को लगता है उसने बहुत बड़ा शिकार कर लिया है। आपका दिमाग लगातार एंटिसिपेशन, अब आगे क्या आएगा, अगली रील में क्या होगा, में फंसा रहता है। आपका दिमाग डोपामीन के नशे में जल रहा है, पर उसे आखिरी सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता। इसलिए आप स्क्रॉल करते रहते हैं। यू आर स्क्रॉलिंग टू रिलीव द पेन ऑफ वांटिंग। रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर, द मैथमेटिक्स ऑफ एडिक्शन। अब हम इस बायोलॉजी को मैथ्स के साथ कंबाइन करेंगे। ये वो फॉर्मूला है जो दुनिया की हर सोशल मीडिया कंपनी के इंजीनियर्स के कंप्यूटर पे लिखा होता है। इसे कहते हैं रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर, आरपीई। दिमाग डोपामीन कब रिलीज करता है? खाना मिलने पर? नहीं, दिमाग डोपामीन तब रिलीज करता है जब रिजल्ट आपकी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन से अलग आता है। फॉर्मूला, आरपीई इज इक्वल टू एक्चुअल रिवॉर्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। केस 1, 0 आरपीई। आप रोज ऑफिस जाते हैं, आपको पता है कि महीने के आखिरी दिन 50,000 रुपए सैलरी आएगी, एक्सपेक्टेड इक्वल टू 50K। जब सैलरी आती है एक्चुअल इक्वल टू 50K, तो 50K माइनस 50K इज इक्वल टू 0। आपके दिमाग में कोई डोपामीन स्पाइक नहीं आता, आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं।
केस 2 पॉजिटिव आरपीई। आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपको अचानक जमीन पर 500 रुपए का नोट मिल जाता है। एक्सपेक्टेड इक्वल टू 0, एक्चुअल इक्वल टू 500। 500 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस 500। पॉजिटिव आरपीई। आपका दिमाग खुशी और एक्साइटमेंट से फट जाता है। ये 500 रुपए आपको 50,000 की सैलरी से ज्यादा थ्रिल देते हैं। केस 3 नेगेटिव आरपीई द क्रैश। आपको लगता है आज पापा आपके लिए नई बाइक लाएंगे, एक्सपेक्टेड इक्वल टू बाइक, पर पापा आकर कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, एक्चुअल इक्वल टू 0। रिजल्ट नेगेटिव आरपीई। आपका डोपामीन नॉर्मल से भी नीचे गिर जाता है। इसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट या निराशा या डोपामीन क्रैश। आपको डिप्रेशन फील होता है। द पिवट मेंटल शिफ्ट द कसिनो एंड इंस्टाग्राम हैक। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको हर रोज सुबह ठीक 9 बजे 100 रुपए दूंगा, क्या आप एक्साइटेड होंगे? शुरू के 2 दिन, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे, 0 आरपीई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैं एक सिक्का उछालूंगा, हेड्स आया तो 1000 रुपए दूंगा, टेल्स आया तो कुछ नहीं, अब आपका दिमाग पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग प्रेडिक्ट या भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है कि रिवॉर्ड कब मिलेगा। इसे साइकोलॉजी में वेरिएबल रेशियो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। स्लॉट मशीन्स, कसिनोज ठीक इसी पर काम करती हैं। पता नहीं कब जैकपॉट लग जाए। और आपका इंस्टाग्राम और टिकटॉक वो एक डिजिटल स्लॉट मशीन है। जब आप स्वाइप यानी स्क्रॉल करते हैं तो आपको नहीं पता अगली रील बोरिंग होगी या बहुत फनी या एक्साइटिंग होगी। वो जो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता है वो आपके दिमाग में लगातार पॉजिटिव आरपीई क्रिएट करती रहती है। आपका दिमाग उस रैंडम वेरिएबल रिवॉर्ड के लिए भूखा स्टार्विंग हो चुका है। इसलिए आप 10th क्लास की फिजिक्स या हिस्ट्री की बुक पढ़कर बोर हो जाते हैं, क्योंकि बुक में सरप्राइज नहीं है, बुक प्रिडिक्टेबल है। द ओपन लूप द सीसॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ अगर रील्स देखकर या जंक फूड खाकर मुझे मजा आ रहा है तो मैं इस मजे को हमेशा क्यों नहीं ले सकता? यहाँ नेचर यानी बायोलॉजी का सबसे रूथलेस, सबसे निर्दयी रूल सामने आता है। 11th ग्रेड ह्यूमन फिजियोलॉजी, होम्योस्टैसिस। आपका दिमाग हमेशा बैलेंस में रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश हों या ज़रूरत से ज़्यादा दुखी। जब आप लगातार रील्स देखते हैं, पॉर्न देखते हैं या जंक फूड खाते हैं, आप प्लेजर वाली साइड पर बहुत सारा वजन डाल देते हैं। सीसॉ प्लेजर की तरफ झुक जाता है। लेकिन दिमाग ये देखकर पैनिक करता है। दिमाग इस सीसॉ को वापस बैलेंस करने के लिए क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली पेन यानी दर्द और बोर्डम वाली साइड पर बराबर वजन डाल देता है। वो आपके रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट यानी कमजोर कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है? जब आप 3 घंटे रील्स देखने के बाद फोन बंद करते हैं तो आप नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आते, आप नेगेटिव यानी डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं। आपका बेसलाइन डोपामिन गिर जाता है। आपको अचानक अपनी जिंदगी से नफरत होने लगती है। पढ़ाई करना, जिम जाना या मम्मी पापा से बात करना आपको पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि उन नॉर्मल कामों में इतना डोपामिन है ही नहीं जो आपके गिरे हुए क्रैश सीसॉ को वापस ऊपर उठा सके। आपने सस्ते मजे के चक्कर में अपनी मोटिवेशन की बैटरी को परमानेंटली डैमेज कर लिया है। यू हैव फ्राइड योर डोपामिन रिसेप्टर्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम वापस अपने दिमाग का कंट्रोल कैसे लें? कैसे हम पढ़ाई यानी हार्डवर्क और बिजनेस बिल्डिंग को वीडियो गेम खेलने जितना एडिक्टिव बना सकते हैं? हैकिंग द कार्टेल, अटैचिंग डोपामिन टू द एफर्ट। दुनिया के महान ऑटर्स, बिलियनियर्स और एथलीट्स जैसे कोबी ब्रायंट या डेविड गॉगिन्स एलियन नहीं हैं। उनके अंदर भी वही बायोलॉजी है जो आपके अंदर है, पर उन्होंने अपनी डोपामीन सिस्टम की वायरिंग को रिवर्स यानी उल्टा कर दिया है। आम इंसान डोपामीन कब चाहता है? रिजल्ट, इनाम मिलने पर। जब मेरी 1 लाख की सैलरी आएगी तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तब मजा आएगा। प्रॉब्लम यह है कि रिजल्ट आने में महीनों या सालों लगते हैं और आपका दिमाग इतनी देर तक बिना डोपामीन के जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए आप बीच में ही क्विट करके वापस इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। चीप डोपामीन। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन का सबसे बड़ा लाइफ हैक, आपको अपना डोपामिन रिजल्ट पर नहीं बल्कि एफर्ट, मेहनत या फ्रिक्शन पर अटैच करना होगा। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट की बायोलॉजिकल रियलिटी। जब आप कोई मुश्किल काम, मैथ्स का प्रॉब्लम या कोडिंग या जिम शुरू करते हैं तो शुरू के 10 मिनट बहुत दर्द, पेन होता है। आम इंसान उस दर्द से भागता है। मास्टर इंसान अपने दिमाग को बोलता है, मुझे इस दर्द में ही मजा आ रहा है, ये जो मुश्किल लग रहा है इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप जानबूझकर अपने दिमाग से झूठ बोलते हैं। आप उस पेन यानी एफर्ट को अपना रिवॉर्ड बना लेते हैं। जैसे ही आप उस फ्रिक्शन को लव यानी प्यार करने लगते हैं, आपका दिमाग ठीक उस मेहनत के बीच में डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देता है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि सफ़र में मज़ा आना चाहिए, मंजिल में नहीं। ये कोई सस्ती फिलोसॉफिकल कविता नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। अगर आपको अपने काम से डोपामिन मिलने लगा तो आपको दुनिया की कोई एक्सटर्नल ताकत, मोटिवेशन वीडियो, पैसा या व्यूज़ नहीं चाहिए। आप एक इनफाइनाइट इंजन यानी अनंत ऊर्जा का स्रोत बन जाएंगे। आप लगातार काम करते रहेंगे और आपके आसपास के लोग सोचेंगे कि इस बंदे में इतनी ताकत कहाँ से आ रही है, इसे थकान क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अपना डोपामीन अपने ही अंदर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी बिना किसी चीफ सोशल मीडिया के। द मैक्रो लूप क्लोजर, यू आर द प्रोग्रामर। दोस्तों, हम इस 100 आवर मास्टर क्लास के 9वें हिस्से तक आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही हेल्पलेस इंसान की तरह, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसके पास नेटवर्क नहीं था।
आज आपने अपने दिमाग के उस केमिकल मास्टर को पहचान लिया है जो आपको गुलाम बना रहा था। आपके स्कूल की बायोलॉजी और फिजिक्स की किताबें आपको एक इंजन बनाना सिखा रही थी, पर इंजन का स्टीयरिंग व्हील आपके डोपामीन के पास है। सोशल मीडिया कंपनीज, जंक फूड ब्रांड्स और कसिनोज आपको एक चूहा समझते हैं। उन्होंने आपके दिमाग के अंदर अपना वायर फिट कर दिया है। वो आपका अटेंशन यानी वक्त चुरा रहे हैं और बदले में बिलियन डॉलर एम्पायर्स बना रहे हैं। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको उस सिस्टम पर गुस्सा आना चाहिए जिसने आपकी लाइफ का सबसे कीमती रिसोर्स, आपका वक्त और आपकी एम्बिशन छीन लिया है एक सस्ते लाइक या स्वाइप के बदले। ठीक इसी वक्त अपने फोन पर स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। वो आपका लेवर प्रेसिंग टाइम है। आपको इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। लेकिन आपने अपना डोपामीन डिटॉक्स कर लिया। आपने फिजिक्स से मोमेंटम बना लिया। आपने मैथ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सीख ली। आपने केओस को हरा दिया। आप पूरी तरह से गॉड मोड इंसान बन चुके हैं। आपके पास दुनिया की सारी ताकत, सारा पैसा और सारी सक्सेस आ चुकी है। आप उस पहाड़ की चोटी पर अकेले खड़े हैं। लेकिन अचानक वहां खड़े होकर आपके दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसका जवाब साइंस, मैथ्स या बायोलॉजी के पास नहीं है। एक ऐसी आवाज जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों को रात में रुला देती है। ठीक है, मैं जीत गया, पर अब क्या? मैंने ये सब किसके लिए किया? मेरी सक्सेस का आखिरी मतलब क्या है? दोस्तों, हमारी मास्टर क्लास अब अपने आखिरी और सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। द ग्रैंड फिनाले पार्ट 10। हमने स्कूल की किताबों से कैसे यानी हाउ टू विन तो सीख लिया, लेकिन स्कूल की किताबें हमें क्यों, वाई नहीं सिखाती। पार्ट 10 में हम साइंस के दायरे को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। हम पढ़ेंगे द इमॉर्टल लाई, अमर झूठ। हम एंटर करेंगे ह्यूमन लेगेसी, विरासत और दुनिया को आखिरी बार बदलने के उस राज में जिसके लिए ये सारी इक्वेशंस लिखी गई थी। आपने इंजन तो बना लिया, अब उस इंजन को ले जाना कहाँ है? तैयार रहिएगा, द फाइनल कर्टन कॉल इज हियर। आपकी ग्रेजुएशन आने वाली है। लेट्स स्टार्ट लास्ट पार्ट, पार्ट 10। दोस्तों, सुबह के 9:05 हो रहे थे और विक्रम ने रियलाइज किया कि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम तो पास कर लिया, पर वो गलत सिलेबस पढ़ रहा था। आपने इस 100 आवर मास्टर क्लास के पिछले 9 पार्ट्स में अपने दिमाग को एक बिलियनियर मशीन में बदल दिया। आपने न्यूटन से स्पीड ली, डार्विन से सर्वाइवल सीखा, कैलकुलस से वेल्थ मल्टीप्लाई की, केमिस्ट्री से टीम बनाई, क्वांटम फिजिक्स से रिस्क लिया और डोपामीन को अपना गुलाम बना लिया। आप उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। आपके पास पैसा है, पावर है, फेम है। लेकिन जब आप उस चोटी पर अकेले खड़े होते हैं और आपकी सांसें कम होने लगती हैं, तब आपके बैंक अकाउंट में रखे नंबर्स आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि तब आपका सामना उस आखिरी और निर्दयी साइंस से होता है जिसके आगे दुनिया का हर राजा और हर बिलियनियर घुटने टेक देता है। आज इस ग्रैंड फिनाले पार्ट 10 में हम स्कूल की किताबों से सिर्फ कैसे यानी हाउ टू विन नहीं, बल्कि क्यों, वाई वी प्ले द गेम निकालेंगे। आज हम 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स की एरो ऑफ टाइम, 10th स्टैंडर्ड की इकोलॉजी यानी कार्बन साइकिल और कैलकुलस की डेफिनेट इंटीग्रल्स का वो फिलोसॉफिकल पोस्टमार्टम करेंगे जिसे समझने के बाद आपको मौत से डर लगना बंद हो जाएगा। आपने इंजन बना लिया, अब उस इंजन को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। वेलकम टू योर ग्रेजुएशन। द फाइनल लेक्चर बिगिंस नाउ। द एरो ऑफ टाइम, व्हाई यू कैन नॉट बाय यस्टरडे। पार्ट 6 में हमने थर्मोडायनामिक्स की एंट्रोपी यानी केओस या तबाही पढ़ी थी, लेकिन हमने उसका सबसे डरावना हिस्सा छोड़ दिया था। उस हिस्से को फिजिक्स में कहते हैं द एरो ऑफ टाइम, वक्त का तीर। किताबी भाषा: The second law of thermodynamics is the only fundamental physical law that distinguishes between the past and the future, establishing an irreversible direction of time. पूरी फिजिक्स में, चाहे न्यूटन का लॉ हो या आइंस्टाइन का, सारे फॉर्मूलाज आगे और पीछे दोनों तरफ काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि वक्त का यानी टाइम का तीर हमेशा आगे यानी फॉरवर्ड ही जाएगा। जो चीज़ टूट गई वो अपने आप कभी नहीं जुड़ेगी। रियल लाइफ मीनिंग, द अल्टीमेट करेंसी। विक्रम क्यों रो रहा था? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसा मनी कमाने में लगा दी, ये सोचकर कि पैसा सबसे बड़ी पावर है। लेकिन द एरो ऑफ टाइम कहती है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही असली करेंसी है, टाइम। पैसा मनी आप खोकर वापस कमा सकते हैं यानी रिवर्सिबल, लेकिन आपका 1 मिनट, आपका आज का दिन, आपका बचपन, ये एंट्रोपी की वजह से हमेशा के लिए आगे निकल चुका है, इरिवर्सिबल। जेफ बेजोस अपनी सारी वेल्थ देकर भी वापस 20 साल के नहीं हो सकते। द साइकोलॉजिकल हैक फॉर द यूथ। इंडियन यूथ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? आप पैसा बचाने के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप 100 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। आप सस्ती चीजें ढूंढने में पूरा दिन निकाल देते हैं। अमीर लोग यानी टॉप 1% इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो टाइम खरीदने के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं। वो अपना खाना बनवाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए लोगों को हायर करते हैं। क्यों? ताकि उन्हें वो 4 घंटे वापस मिल सकें जिसमें वो 10 करोड़ का आइडिया सोच सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में एरो ऑफ टाइम की इज्जत करनी होगी। आप जो टाइम आज सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में जला रहे हैं, वो वक्त इस यूनिवर्स में दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। मौत एक इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो ठीक इस सेकंड आपके सेल्स के अंदर चल रही है। स्टॉप वेस्टिंग द ओनली करेंसी दैट मैटर्स।
द इकोलॉजी ऑफ लेगेसी, यू आर रेंटिंग योर एटम्स। वक्त तो आगे बढ़ रहा है और हम सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी, स्टार्टअप क्यों बनाना, आईआईटी क्यों निकालना, अगर सब मिट्टी डस्ट में ही मिलना है। निहिलिज्म या डिप्रेशन। जब दिमाग में ये डार्क थॉट्स आते हैं तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स फेल हो जाते हैं। हमें शरण लेनी पड़ती है क्लास 10 साइंस चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द कार्बन साइकिल की। किताबी भाषा। The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. The carbon atoms in your body have been recycled through the Earth's ecosystem for billions of years. ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये आपकी जिंदगी का सबसे स्पिरिचुअल यानी आत्मिक साइंटिफिक फैक्ट है। आपके लेफ्ट हैंड में जो कार्बन एटम है, हो सकता है वो हजारों साल पहले किसी डायनासोर की हड्डी का हिस्सा रहा हो। आपके राइट हैंड का एटम हो सकता है किसी महान राजा की तलवार या एक तारे के टूटने से आया हो। रियल लाइफ मीनिंग, द इल्यूजन ऑफ ओनरशिप। आप ईगो में घूमते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा शरीर है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री इस अहंकार पर जोर से हंसती है। आपका इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। आपने इस शरीर और इन एटम्स को सिर्फ 70-80 साल के लिए रेंट यानी किराए पर लिया है। मौत आपका अंत नहीं है। मौत सिर्फ आपके एटम्स का लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है, ताकि यूनिवर्स उन एटम्स को किसी और नए बच्चे, किसी नए पेड़ को दे सके। द पिवट यानी मेंटल शिफ्ट। तो आपका असली काम क्या है? आपका काम ये नहीं है कि आप कितने एटम्स यानी पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हैं। आप उन्हें अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकते। आपका असली काम ये है कि इन 80 सालों में आप इन रेंटेड एटम्स का यूज करके एक ऐसा आइडिया या एक ऐसी वैल्यू पैदा करें जो आपके बॉडी के मरने के बाद भी सोसाइटी में जिंदा रहे। इसे कहते हैं लेगेसी, विरासत। स्टीव जॉब्स मर चुके हैं, उनके एटम्स रिसाइकिल हो चुके हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ एप्पल और उनका थिंक डिफरेंट का आइडिया आज भी आपके दिमाग में जिंदा है। उन्होंने बायोलॉजी को हरा दिया, उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस को इमॉर्टल, अमर कर दिया। जब आप अपने स्वार्थ, सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर दुनिया के लिए कुछ बनाते हैं, तब आप इकोलॉजी के उस अनंत, इन्फिनिट सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं। ट्रू वेल्थ इज नॉट वॉट यू कीप, ट्रू वेल्थ इज वॉट यू लीव बिहाइंड। द ओपन लूप, क्लोजिंग द मैक्रो क्वेश्चंस। हमने पिछले 9 पार्ट्स में बहुत सारे माइक्रो लूप्स खेले। हमने हर चैप्टर से एक रूल निकाला, पर इस पूरी मास्टर क्लास का मैक्रो लूप, सबसे बड़ा सवाल क्या था? स्कूल की किताबें असल में आपको क्या सिखाना चाहती थीं? आपको लगता था वो आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहती थी। नहीं, ब्रह्मांड ने आपको एक ऐसी किताब दी थी जिसमें गॉड सोर्स कोड लिखा था। फिजिक्स ने सिखाया कि एक्शन कैसे लेना है, केमिस्ट्री ने सिखाया कि कनेक्शन यानी रिश्ते कैसे बनाने हैं, बायोलॉजी ने सिखाया कि सर्वाइव और अडेप्ट कैसे करना है। लेकिन इन सबको एक फ्रेम में, एक आखिरी इक्वेशन में कैसे बांधा जाए जिससे आप आज रात सोने से पहले अपनी पूरी लाइफ का हिसाब या कैलकुलेशन कर सकें। उसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा सभी साइंसेस की रानी, क्वीन के पास, मैथमेटिक्स। और एक आखिरी फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा के लिए डालना होगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स, द इक्वेशन ऑफ योर लाइफ। पार्ट 3 में हमने कैलकुलस का इंटीग्रेशन पढ़ा था। हमने सीखा था कि छोटी छोटी जीत को जोड़कर बड़ी सक्सेस कैसे बनाई जाती है। लेकिन क्लास 12th की मैथ्स का सबसे आखिरी चैप्टर एक ऐसी चीज सिखाता है जिसे डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी निश्चित समाकलन कहते हैं। किताबी भाषा, a definite integral has upper and lower limits. It calculates the exact area under the curve between two specific points on the x-axis. Integration from a to b fx dx. Real life meaning the boundary of your existence. आम इंसान की लाइफ इनडेफिनिट की तरह चलती है। आप सोचते हैं कल कर लूंगा, अगले साल बिजनेस शुरू करूंगा, टाइम ही टाइम है। आप सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाकर चीज़ों को टाल देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। लेकिन कैलकुलस की एब्सोल्यूट रियलिटी ये है दोस्तों कि आपकी लाइफ इनडेफिनिट नहीं है, आपकी लाइफ एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इस फंक्शन में लोअर लिमिट यानी a इज इक्वल टू योर बर्थ, आपका जन्म, ये आपके हाथ में नहीं था। अपर लिमिट यानी b इज इक्वल टू योर डेथ, ये लिमिट फिक्स है। एक ना एक दिन आप इस b कोऑर्डिनेट पर टकराएंगे और ग्राफ वहीं रुक जाएगा। और fx क्या है? fx है आपके रोज के एक्शंस, आपकी मेहनत, आपकी फेलियर्स, आपकी काइंडनेस, आपका बिजनेस। तो रिजल्ट क्या निकलता है? द एरिया अंडर द कर्व यानी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। ये जो एरिया निकल कर आएगा ना दोस्तों, यही आपकी लेगेसी है। जब आप डेथ बेड पर होंगे जैसे विक्रम था, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके पास कितनी गाड़ियां थीं। आप इस कैलकुलस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। आप सोचेंगे कि मेरे पैदा होने से लेकर मेरे मरने के बीच मैंने इस दुनिया में कितना बड़ा एरिया कवर किया, मैंने कितने लोगों की लाइफ चेंज की, मैंने अपने उन छोटे छोटे डीएक्स यानी रोज की मेहनत को जोड़कर कौन सा पहाड़ बनाया। अगर आपने सिर्फ आलस की, सोशल मीडिया चलाया और दूसरों से जलते रहे, तो आपका एफएक्स एक फ्लैट बोरिंग लाइन होगा और आपका एरिया आएगा 0, एक मीनिंगलेस लाइफ। लेकिन अगर आपने अपना dy/dx हाई रखा, एसिमेट्रिक रिस्क्स लिए, एंट्रोपी से लड़े, तो आपका कर्व एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगा और आपका एरिया इतना बड़ा होगा कि वो आपकी डेथ लिमिट b क्रॉस करने के बाद भी दूसरे लोगों के ग्राफ्स को इंस्पायर करता रहेगा।
दिस इज इट, दिस इज द इंटायर पॉइंट ऑफ द गेम, द मैक्रो लूप क्लोजर एंड द ग्रेजुएशन। दोस्तों, इस मास्टर क्लास के आखिरी कुछ मिनट बचे हैं। बचपन में जब आप स्कूल बैग कंधे पर टांग कर जाते थे तो वो किताबें बोझ लगती थीं, पर आज आप उन किताबों का असली बिलियनियर को ढूंढ चुके हैं। हमें सिखाया गया था कि साइंस दुनिया को बाहर से समझने के लिए है, कि कार्स कैसे चलती हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। लेकिन हमने इस 10 पार्ट सीरीज में क्या डिकोड किया? साइंस दुनिया को बाहर से नहीं, खुद को योरसेल्फ अंदर से समझने का मैनुअल है। न्यूटन आपको आगे बढ़ा रहा है, डार्विन आपको जिंदा रख रहा है, हाइजेनबर्ग आपको परफेक्शन के डर से बचा रहा है, और कैलकुलस आपको याद दिला रहा है कि आपका वक्त लिमिटेड है। आप कोई आम इंसान नहीं है दोस्तों, आप एटम्स और एनर्जी का एक ऐसा चमत्कार है, मिरेकल है, जो खुद के बारे में सोच सकता है। यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। अपने सपनों को छोटा मत रखिए, बस एक 30,000 की जॉब लग जाए, नहीं, आपके दिमाग के अंदर वो न्यूरल पाथवेज हैं जिन्होंने चांद पर रॉकेट भेजे हैं। आपके ब्लड में वो डीएनए है जिसने हिमयुग, आइस एजेस को सर्वाइव किया है। अपने अंदर के उस डायनासोर ईगो या स्टबर्नेस को मार दीजिए, अपने अंदर के उस चूहे डोपामीन एडिक्ट को आजाद कीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लीजिए। द इमॉर्टल लाए। और आखिर में वापस आते हैं उस इमॉर्टल लाए पर। क्यों इस यूनिवर्स ने हमें इतनी सारी इक्वेशंस और लॉज दिए जब आखिर में सब कुछ एंट्रोपी की वजह से मिट्टी में मिल जाना है? क्योंकि द ब्यूटी इज नॉट इन लिविंग फॉर एवर, द ब्यूटी इज इन द फाइट। हम जानते हैं वक्त हमें हरा देगा, हम जानते हैं मौत आएगी, लेकिन इस डेफिनेट लिमिट, डेथ और एंट्रोपी के खिलाफ एक एम्पायर खड़ा करना, एक आर्ट बनाना, लोगों की मदद करना, यही हमारा धर्म है। हम वो झूठ जीते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, ताकि हम आज एक सच्चा काम कर सकें। ग्रेजुएशन, आपकी मास्टर क्लास यहाँ पूरी होती है। आपका सिलेबस खत्म, लेकिन आपकी असली एग्जामिनेशन, परीक्षा कल सुबह जब आप बिस्तर से उठेंगे तब शुरू होगी। जब कल आपका आलस आपसे कहेगा 5 मिनट और सो ले, तब आप न्यूटन को याद करके फोर्स लगाकर उठ जाएंगे। जब आपको डर लगेगा, आप श्रोडिंगर की बिल्ली को याद करके रिस्क लेंगे। ये किताबें आप सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, ये आपका हथियार हैं। अब जाओ और उस खाली ब्लैकबोर्ड पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इक्वेशन लिख डालो। क्लास डिसमिस्ड। जय हिंद।